बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा, अंकित कुमार ने बहुत चीज भेजी सर। आपने उस दिन क्लास में बोला था ना, ऐसी माइनॉरिटी एक कि ऐसी माइनॉरिटी एक पर्सन था उसको बेल नहीं मिली थी सर। नेशनल सर, नो नेशनल लेवल, ऑन नेशनल लेवल। ये सबको भेजो अंकित, बहुत बढ़िया चीज है। बहुत बढ़िया चीज है अंकित, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गुड रिसर्च। आज की तारीख तक हमारे नवंबर मंथ तक के रिवीजन नोट्स खत्म हो गए। ठीक है, आज की तारीख तक हमारे नवंबर मंथ तक के रिवीजन नोट्स खत्म हो गए। अगर ओपन बिल्कुल फोरम है, सब लोगों के पास वो एक्सेल शीट है। अगर किसी को भी लगे कि नवंबर तक के रिवीजन नोट्स खत्म हो गए और बाई चांस, क्योंकि मैंने आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, इसके बावजूद भी अभी ये नोट्स खत्म कराने के बाद मैं जितना और एंसिलरी मटेरियल है, जहाँ जहाँ जो है, सब जगह से होके गुजरूंगा। एंड उसमें जहाँ पे भी मुझे ऐसा लगेगा कि और भी कुछ ऐड करना चाहिए, वो ऐड करूंगा। बट और भी किसी को आप में से लगे कि सर ये वाले टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, फील फ्री टू ऐड, एंड देन हम लोग उसको कर लेंगे। एक्सेल शीट किधर है? एक्सेल शीट किधर है? एक्सेल शीट ग्रुप में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, डन। और हाँ, मैं आप लोगों को एक और एक्सेल शीट देने वाला हूँ, शायद कल तक दे दूँ, कल नहीं, कल नहीं, ये इस वीक के लास्ट तक दे दूंगा। हाँ, थोड़ा उसमें काम है, वो करके अक्टूबर नवंबर में इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। हाँ जी मैम, बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। भाई कोर्स इशू पे पूरा पैरा आ सकता है, इसीलिए मैंने आज रिवीजन नोट्स में ये टॉपिक तुम लोगों ने पढ़ लिए होंगे। ये जो 2-3 टॉपिक जो मुझे पढ़ाने थे, वो इसलिए मैंने सोचा था कि दोबारा पढ़ा दूंगा। जिन बच्चों ने पहले पढ़ लिए उनका रिवीजन हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड जो लोग नए पढ़ रहे हैं वो लोग सीख जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि ये वाला एक आर्टिकल, एक दूसरा आर्टिकल, इसके बाद में दिस, तीसरा आर्टिकल इसके बाद में दिस, एंड चौथा आर्टिकल एक और। सर ये सारी दुनिया अथॉरिटी, सर ये सारी अथॉरिटी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। कौन सी सारी अथॉरिटी सर? आप सर पहले कुर्द इशू से स्टार्ट करो। क्या पहले कुर्द इशू से स्टार्ट करूं? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग कि पहले कुर्द इशू से स्टार्ट करो? ना ना, कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? भाई आज के नोट्स यही है जो है, क्योंकि आज मुझे पता था कि मैं और नोट्स बना दूंगा तो ये नहीं हो पाएगा। सो आई प्रेगमेटिकली डिड कि दिस की और नोट्स। और इतना सारा आसपास पिछले 1-2 दिन में ना कुछ काम का मुद्दा देख नहीं रहा था मुझे, जितना था हमने कवर कर लिया था, तो मैं इसलिए रुक गया। मैंने कि पहले ये कर लेते हैं। रोहिंग्या, रोहिंग्या भी करेंगे, कोर्स भी करेंगे। ओके ओके सर, ओके ओके सुमांशी, ओके ओके सुमांशी। चलिए, तो हेलो एवरीवन, हम लोग पहले कुर्द इशू खत्म करते हैं। नालसा, सालसा एंड डीएसएलए। नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता कि नालसा, सालसा और डीएसएलए स्टेट लेवल की अथॉरिटी होती है, कि वो है ट्रस्ट है? एनीवन? स्टेट लेवल की अथॉरिटी है, ट्रस्ट है, नालसा, सालसा और डीएसएलए। लेट देम वर्क ऑन इट, ठीक है ना, अभी जवाब आ जाएगा, तब तक हम लोग आगे चलते हैं। तो चलो सुनना शुरू करो कहानी। देखो अगर, तो क्या होता है, कमजोर आदमी का कोई देश नहीं होता, और सेचुटरी, है ना। चलो अभी मैं चैट बॉक्स डाउन कर रहा हूँ, चैट बॉक्स डाउन, अब मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, नहीं कंफ्यूजन हो जाता बहुत सारा। तो मैंने बोला कि कमजोर आदमी का कोई देश नहीं होता, और आगे की लाइन बन नहीं पा रही, छोड़ो। और कोई देश अपने यहाँ कमजोर आदमी को रखना नहीं चाहता, बेकार लाइन है। द पॉइंट इज, अगर आप
किसी कंट्री में रह रहे हो और उस कंट्री में रह के उस कंट्री को रहने की बात करते हो, उस कंट्री को आपसे कोई दिक्कत नहीं होती, कंप्लीट वर्ल्ड में केस। अगर आप किसी कंट्री में रह रहे हो और उस कंट्री में रह के कहते हो कि साहब ऐसा हमारा ना अपने देश में से अलग देश बना दो, तो दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। वो वाली कहानी होती है कि आप अलग से कोई कंट्री नहीं मांग सकते। कुर्द इशू की कहानी आज से नहीं, बहुत सालों से कुछ ऐसी ही है। ये लोग टर्की, अर्मानिया, ईरान, इराक और सीरिया, ये 5 देशों में अलग 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 जगह पे रहते हैं। 5 देशों में, 5 अलग अलग देशों में रहने के बावजूद, अलग अलग धर्मों के होने के बावजूद, कुछ कुर्द क्रिश्चियन हैं, कुछ कुर्द मुस्लिम हैं, कुछ कुर्द शिया हैं, कुछ सुन्नी हैं, अलग अलग होने के बावजूद जो एक कॉमन आइडेंटिटी ये लोग आपस में शेयर करते हैं वो है कि ये लोग कुर्दिश बाय रेस हैं। और दीज आर कुर्दिश प्लेन। अगर ज्योग्राफिकल एरिया में देखा जाए तो मेसोपोटामिया के जो प्लेन्स हैं वो मेसोपोटामियन प्लेन्स में ये लोग रहते हैं, ठीक है ना। दीज आर बेसिकली व्हाट वी कैन से द 4th लार्जेस्ट इथनिक कम्युनिटी ऑफ मिडिल ईस्ट। इसके बावजूद सर एंड मैम, पिछले कितने ही सालों से इनकी लगातार हो रही जंग के बावजूद इन लोगों को अपना एक देश नहीं मिल पा रहा। टर्की में इनकी टर्की की सरकार से लड़ाई होती है। सीरिया की सरकार ने इनको बहुत मारा, क्योंकि अभी जब सीरिया में रिवोल्ट हो रहा था, आईएसआईएस वाले आ गए थे, तो आईएसआईएस को हटाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कुर्दिश पीपल ने, क्योंकि आईएसआईएस के लोग कुर्दिश को खत्म करना चाह रहे थे सीरिया में से। तो अमेरिका की हेल्प लेके कुर्दिश लोगों ने अपनी बैटल आर्मी बना के इनसे लड़े थे। उसके बाद जब वो चले गए तो टर्की ने ऊपर से मारा, यहाँ से सीरिया ने मारा। उसके बाद में ईरान ने इनको काफी हद तक शुरू से मदद करी है, पर ये लोग ईरान के अंदर भी जब कभी अपना कंट्री मांगने की बात करते हैं तो इनको कहा जाता है कि ओए ओए कंट्री वंट्री कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड देन इराक ऑल्सो, क्लियर है। तो ये पूरा कहानी कुर्दिश लोगों की सिमटी हुई है। ये लोग बहुत समय से अलग अलग कंट्री में अपना देश मांग रहे हैं, इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं और इनको वो देश नहीं मिल रहे हैं। जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कहानी इस समय जो चल रही है वो चल रही है टर्की और सीरिया की, क्योंकि सीरिया में ये लोग बहुत एक्टिवली गवर्नमेंट के अपोज में रहे थे। और जब असद दोबारा से पावर में कंट्रोल लेके आया तो उसके बाद असद ने क्या करा, उसके बाद असद ने इन लोगों को कहा कि भाई एक एक को मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, ठीक है। तो ये सीन है बेसिकली। यहाँ तक जो मैं बोला ये बात मोटी मोटी समझ में आई। जो लोग आज का ये पूरा आर्टिकल पढ़ के बैठे होंगे उन लोगों को पक्का आई होगी, ठीक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन दोस्तों। पुल्स आर ऑल्सो इन जर्मनी। हाँ दोस्त, ऐसे तो फिर दुनिया में अलग अलग जगह पे हैं, बट जो इनका बेसिक लैंड है वो ये है। सॉरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली। ठीक, तो जो बेसिक लैंड है वो इनका, वो बेसिक लैंड जो है इनका वो ये है। बाकी इसके अलावा पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब आगे समझना शुरू करते हैं दोस्तों, क्या कहानी है बेसिकली। तो मैं टिक लगाता चलूंगा और समझाता चलूंगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या, बिटवीन 25 टू 35 मिलियन कुर्द कौन से देशों में रहते हैं, ये थोड़ी सी बात समझ के चलना। दैट इज मैंने बता दिया, आपको मैप भी याद रहेगा। टर्की, इराक, सीरिया, ईरान एंड अर्मानिया। देन इसके बाद में सर ये लोग तकरीबन तकरीबन 4th लार्जेस्ट इथनिक कम्युनिटी है। बट इन लोगों को आज तक कभी भी परमानेंट नेशन का इस दर्जा नहीं मिला जो ये लोग चाहते हैं। ये लोग कहाँ से आए सर दुनिया के अंदर, ये लोग आज से नहीं, ये लोग बहुत पुराने टाइम से हैं, मिडिवल एज के टाइम से। दीज आर इंडिजिनस पीपल ऑफ द मेसोपोटामियन प्लेन्स। तो दीज आर मेसोपोटामियन एरिया, और यहाँ पे मेसोपोटामियन प्लेन्स पड़ते हैं और यहाँ के ये लोग रहने वाले हैं। मैं मिटा देता हूँ। तो ये यहाँ के रहने वाले हैं, इतनी बात पूछी जा सकती है। दे आर, जैसे कि मैंने आपको बताया, दे हैव डिस्टिंक्टिंग कम्युनिटी यूनाइटेड थ्रू रेस, कल्चर एंड लैंग्वेज, इवन दो दे हैव नो स्टैंडर्ड डायलेक्ट। और उसके साथ साथ इन लोगों के यहाँ अलग रिलीजन भी होता है, अलग क्रीड भी होती है। मेजोरिटी आज सुन्नी मुस्लिम बट शिया मुस्लिम भी होते हैं। एडिड टू दैट क्रिश्चियंस भी होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लोग हैं, बट उसके बावजूद भी ये लोग किससे, अपने कल्चर, रेस और लैंग्वेज के साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद आगे चलें सर, वाई डोंट दे हैव स्टेट। सीधी सी बात है सर, इसमें याद करने वाली बात है कि वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ था सर, तो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 हुआ और डिफीट हो गया सर किसका, ऑटोमन एम्पायर का। अपने को पता है वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर के डिफीट से दुनिया के बहुत सारे देशों में बहुत सारा फर्क आया था। जिसमें से एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कौन से कंट्री की थी, जो हमने कुछ दिनों पहले पढ़ी थी, कि उस कंट्री में अगर वर्ल्ड वॉर 1 का फर्क नहीं आया होता तो आज कुछ और। वाह क्या बात है भारतवर्ष, बहुत बढ़िया भारतवर्ष, बहुत बढ़िया अंशुमन। 2 जवाब आए आज तक अब तक। युक्ता बिना क्वेश्चन मार्क के आंसर देना है, बहुत बढ़िया बेटा। पर विवेक, सृष्टि, प्रियांशु मिश्रा, दीप गर्ग,
सदित्या बेटा ये जवाब नहीं है, इससे थोड़ा बड़ा जवाब है। विधि बहुत बढ़िया। प्रार्थना गलत। आयुषी पांडे गलत। प्रार्थना गलत। अभय श्रुति सही। जल्दी जवाब दो बाकी लोग, यही टेस्ट होता है बीच में एकदम से। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, कहाँ है बाकी सारे? 12-13 जवाब आए इतनी देर में बस। पैसिवली कैसे बैठ सकते हैं आप लोग क्लास में, एक्टिवली क्यों नहीं रहते? श्री भी सुन लेता है जब उसकी जरूरत नहीं होती तब भी। गलत। आदर्श आर्यन। जो लोग जवाब नहीं, गलत। आदित्य सिंह सोलंकी। जो लोग जवाब नहीं दे रहे वो लोग बाय डिफॉल्ट अपने आप को गलत माने। गलत तनिष गावा। गलत अदिति। वेरी गुड श्रेया राजेश। गलत बजाज। बजाज। अनन्या दैट इज रॉन्ग। मैंने पूछा था बेटा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में ये जैसे कुर्दिश स्टेट पे ओटोमन एम्पायर गिरा था तो फर्क पड़ा था, ऐसे ही और कौन सा कंट्री था जो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा है जहां ओटोमन एम्पायर खत्म हो गया था तो फर्क पड़ा था? अर्मानिया में ओटोमन एम्पायर के गिरने के बाद कहाँ से फर्क पड़ा यार अर्मानिया में? मैं अभी हम लोगों ने इतना इंपॉर्टेंट पढ़ के निकल के गए हम लोग, पैलेस्टीन इजराइल। अपन इतना इंपॉर्टेंट पैलेस्टीन इजराइल करके गए थे जिसमें मैंने इतना क्लियर बताया था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में उसने किसने इजराइल के ऊपर पैलेस्टीन वाले एरिया में पूरा फ्रांस और ब्रिटेन ने रूल कर लिया था। हैड दे नॉट बीन रूल्ड ओवर फ्रांस एंड ओवर द पैलेस्टीन रीजन, कभी भी इजराइल को जमीन मिलती नहीं, वो लड़ता रहता, बहुत लंबी लड़ाई चलती। याद है आप लोगों को कि भूल चुके हैं? ये बताएं, याद आ रहा है? हाँ जी मेमन सर। हाँ तो बिल्कुल सही। मतलब स्पाइस पिटाई, ये क्या होता है ये पता नहीं। आई विल रिवाइज वंस मोर, कोई इशू नहीं बेटा। अच्छा कोई बात नहीं भाई। हाँ ओ यस सर, अर्मानिया बिकॉज डब्ल्यूओ में उनका जीनोसाइड हुआ था, दैट इज वेरी क्लियर। अच्छा बहुत क्लियर कि जब उन लोगों को निकाला जा रहा था तब उनका जीनोसाइड हुआ था, जो कि अभी अभी रिसेंटली एक्सेप्ट किया है किसने? टर्किश जीनोसाइड है ना, यूएस ने एक्सेप्ट किया है कि टर्की में जीनोसाइड हुआ था इनका, बिल्कुल सही बात है ना? टर्की में जीनोसाइड हुआ था, वो वॉर के बीच की बात है। मैं कह रहा था वॉर के खत्म, बिल्कुल सही है ना, टर्की ने मना कर दिया, टर्की तो हमेशा ही मना कर रहा है, बिल्कुल सही बात है बजाज, है ना? मैं जो कह रहा था वो वॉर खत्म होने के बाद, वॉर खत्म हो गई उसके बाद के फर्क कहाँ कहाँ आए थे। इसका मतलब ओटोमन एम्पायर के गिरने का फर्क कहाँ आया? ओटोमन एम्पायर के गिरने का फर्क अर्मानिया पे नहीं आया, ये तो हम मानते हैं। ओटोमन एम्पायर के गिरने का फर्क पैलेस्टीन पे आया था। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया है ना, बेहतरीन। कनेक्टिविटी के साथ पढ़ेंगे दोस्तों, जितना अच्छा कनेक्टिविटी के साथ पढ़ेंगे उतनी अच्छी पढ़ाई हो पाएगी, ठीक है? चलो तो ये हुआ दोस्तों। तो अब क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1, द डिफीट ऑफ ओटोमन एम्पायर एंड द विक्टोरियस वेस्टर्न अलाइज मेड प्रोविजन फॉर कुर्दिश स्टेट इन 1922, ट्रीटी ऑफ सर्व्स। कुर्द खुश हो गए, उन्होंने कही हो गई बल्ले बल्ले, ये वाली बात हुई। बट इसके बाद क्या हुआ? 3 साल बाद देखो इनका ये तो किसी के सगे नहीं थे। 3 साल बाद ट्रीटी ऑफ लुसाने के अंदर उन लोगों ने क्या बोल दिया कि भैया विच सेट द बाउंड्रीज ऑफ मॉडर्न टर्की, आज के टाइम पे जो टर्की है वो ट्रीटी ऑफ लुसाने से है। और उसके अंदर उन लोगों ने कह दी कि भैया कुर्द लोग तुम्हारे लिए कोई स्टेट नहीं है। जब इनके लिए कोई स्टेट मना कर दिया तो ये हर कंट्री में क्या रह गए? माइनॉरिटी रह गए। ठीक है, मेरा मानना होता है आज भी कि अगर ब्रिटिशर्स जा रहे थे तो इनका स्टेट बना जाते तो बहुत क्लियर रहता, कहीं पे भी समस्या नहीं होती। बट आपको पता है कि जब ये लोग छोड़ के गए वर्ल्ड वॉर सेकंड और फर्स्ट के बाद दुनिया में अलग अलग जगह पे लोगों को, तो ये लोग उस तरीके से कहते हैं कि अपने को क्या फर्क है, मरने दो इनको, ठीक है? तो और बहुत सारी जगह पे तो ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट करके गए थे, सो जब डिस्प्यूट रहेगा तो वो लोग विकास नहीं कर पाएंगे। वाइवर कुर्द एट द फोरफ्रंट ऑफ फाइट अगेंस्ट आईएस, वो बिल्कुल क्लियर हुआ था सर, क्योंकि जब मिड 2013 में जिहादिस्ट ग्रुप आया था इस्लामिक, तो उन लोगों ने अपनी साइड कहाँ रखी थी? सीधे टर्न इट साइड ऑन द 3 कुर्दिश एनक्लेव दैट बॉर्डर टेरिटरी एंड कंट्रोल इट्स नॉर्दर्न सीरिया। तो अगर ध्यान से देखें सर इसके अंदर, यहाँ पे एक और मैप आया है क्या? नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। तो जब आईएसआईएस आया था शुरुआत में, तो आईएसआईएस ने अपनी जो नींव रखी थी उस नींव के अंदर बेसिकली यहाँ पे 3 कुर्दिश स्टेट थे। इन कुर्दिश स्टेट्स पे उसने अपनी निगाह रखी थी कि इन जगह से वो क्या करेगा, इन जगहों पे कंट्रोल करना चाहेगा। तो कुर्द उस टाइम पे कुछ नहीं बोल रहे थे, पर इसने कुर्द पे पहले अटैक करा। तो उनने फिर क्या करा, कुर्दिश स्टेट पे अटैक करने की सोची। इट लॉन्च रिपीटेड अटैक अंटिल 2014, है ना, विच बेसिकली रिपील्ड बाय किसने? फिर उनकी पार्टी बनी पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट
आर्म्ड विंग ऑफ सीरिया कुर्दिश डेमोक्रेटिक पार्टी, और उसके बाद कुर्दिश लोग लड़ने पे आए। आप कभी कुर्दिश आर्मी के लोग देखेंगे तो आप देखेंगे लड़के लड़कियां बिल्कुल मतलब व्हाट वी कैन से बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के वहां पे लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि भैया वो नहीं लड़ेंगे तो उनके यहाँ थोड़ी आर्मी की भर्तियां हो रही हैं। आर यू गेटिंग इट? है इसराइल जब शुरुआत में आया था तब से इसराइल शुरुआत में लड़ता था। क्यों लड़ता था? क्योंकि भाई अगर वो नहीं लड़ेगा तो कैसे काम चलेगा। क्लियर है? तो वो लोग फिर लड़े, और ये लड़ाई के बाद उन लोगों ने वापस ढकेलना शुरू करा विद द हेल्प ऑफ दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम सेइंग। अगर यूएस उनको एयर स्ट्राइक नहीं देता, हेल्प नहीं करता, फ्रांस एयर स्ट्राइक से हेल्प नहीं करता, तो वो सीरिया को नहीं हरा पाते, वो आईएसआईएस को नहीं हरा पाते। बट उनने हेल्प करा, और उनकी हेल्प के साथ वो लोग दोबारा आईएसआईएस को हराने लग गए। तो आईएस एडवांस इन नॉर्दर्न इराक इन 2014 also drew countries of Kurd into conflict, and the government of Iraq autonomous region Kurdistan वाला region sent its Peshmerga force in the area abandoned by Iraqi army। तो वैसे क्या हुआ सर, यहाँ से ये बढ़ा, तो इस जगह पे बढ़ते बढ़ते एक जगह तो यहाँ पे कुर्दिश लोग आए, दूसरा सर ये वाला जो एरिया था ये सीरिया का, इराक का, वो व्हाट वी कैन सर डू इजराइल आल्सो प्ले एट्रोसिटीज ऑन कुर्द। इसराइल को उतना मतलब ही नहीं कुर्दिश लोगों से, वो बहुत दूर है ना, इसराइल को उतना मतलब ही नहीं कुर्दिश लोगों से। तो यहाँ पे सर, यहाँ पे उन लोगों ने पाशमेगरा रीजन के अंदर दोबारा यहाँ पे भी कुर्दिश लोगों ने किससे लड़ाई लड़ी? इनटू सामने ISIS। ठीक है सर, तो यहाँ तक समझ में आया। सर इनको एम्यूनिशन सपोर्ट कौन करते हैं? सर इनको एम्यूनिशन सपोर्ट दुनिया के बहुत सारे लोग करते हैं सर, बहुत सारी कंट्री। ठीक है, इसके बाद में सर वाइवर कुर्दिश हो गया, इस वाले केस में तो इनको यूएस ने भी एम्यूनिशन सपोर्ट किया था। देन इसके बाद में सर अ नंबर ऑफ टाउन इनहेबिटेड बाय द रीजन माइनॉरिटी notably Sinjar where IS militant killed and captured thousands of what is Yazidis। what do you mean by Yazidis? Anyone over here? What do you mean by Yazidis? अगर नोट्स पढ़े होंगे तो बस प्रियांशु मिश्रा का, हाँ बहुत बढ़िया शुभांशी, बहुत बढ़िया अंशुमन, बहुत बढ़िया युक्ता। ये सब तीनों पुराने बच्चे हैं, किसी नए बच्चे का जवाब नहीं आया अब तक, इसका मतलब नोट्स नहीं पढ़े आज, अब तक भी नहीं आया। बिलीव इन वन गॉड, हु बिलीव इन वन गॉड। अच्छा अच्छा, कहाँ गए सारे? कुर्दिश स्पीकिंग पीपल लिविंग इन सीरिया, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। दे आर बेसिकली व्हाट, यजीदीज आर नोन एज द कुर्दिश सोल्जर्स आल्सो, है ना, जो कुर्दिश फाइटर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? यजीदीज कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसके बाद में फिर ये कहानी चलती रही सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूएस लेड मल्टीनेशनल कोएलिशन लॉन्च एयर स्ट्राइक ऑन द नॉर्दर्न इराक एंड सेंड मिलिट्री एडवाइजर्स टू हेल्प पश्मेगरा, और उसके बाद से कहानी बदल दी। हमने अभी तक वो वाला इशू भी हम लोगों को पढ़ना है ना, इसी के साथ अभी पढ़ाई दूंगा। कौन सा वाला? ये जो टर्की का बॉर्डर इशू था, यहाँ पे टर्की ने पूरा व्हाट वी कैन से क्या बनाया, पूरा लॉबी नहीं, क्या बनाते हैं उसको, बफर जोन बनाया है पूरा 30 किलोमीटर का, जो वो भी समझाएंगे अभी। तो ये हुआ सर, इसके बाद में ये पूरी कहानी के बाद में फिर द वाईजीपी एंड द कुर्दिश वर्कर पार्टी व्हिच हैज फॉट फॉर द कुर्दिश ऑटोनॉमी इन द टर्की फॉर 3 डिकेड्स हैज बेसिस इन इराक आल्सो केम टू देयर एड। तो अब देखिए सर क्या हो रहा है सर, अब आप समझ रहे हैं, देखो यही सीन मुझे तुम्हें समझाना था। तो क्या हो रहा है सर, देखिएगा, सीरिया में लड़ाई हुई, सीरिया में लड़ाई हुई, लड़ाई इराक में गई, सीरिया से इराक में दोनों जगह लड़ाई चल रही है, यूएस ने मदद भेजी इन जगहों पे, और इनका सपोर्ट करने के लिए यहाँ से लोग आ गए। समझ में आ रहा है? इनका सपोर्ट करने के लिए कहाँ से लोग आ गए? यहाँ से लोग आ गए। ये कंट्री कौन सा? टर्की। अब समझना इन कंट्री वालों को क्या दिक्कत होती है। ये तो नॉर्मल टाइम्स की, मतलब एब नॉर्मल टाइम्स की बात हो रही है, जब वॉर चल रही है, सब कुछ चल रहा है। नॉर्मल टाइम्स में भी अगर इन लोगों में इतना तगड़ा सपोर्ट है कि यहाँ से ये मरने के लिए यहाँ पे सपोर्ट करने आ रहे हैं, भाई कुर्दी कुर्दी लोग हैं आपस में, तो आप समझो फिर जब इन लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी टर्की से, तो ये लोग भी तो सपोर्ट करने आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? यस और नो? यस यस, मानते हो भाई लोग, मानते हो? तो अब टर्की क्या चाहता है? टर्की ने क्या कही शुरुआत से? टर्की ने कि भैया मैं नहीं झेल पाऊंगा भैया इन सब चीज़ों को। टर्की ने कि भैया मेरे को हो जाएगी दिक्कत। उसने भैया एक काम करो ना, टर्की ने, सर बट आई हैव रेड दैट यज़दीज़ डोंट आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज कुर्ड्स। नंदिता बेटा एक बार मैं भी चेक कर लूंगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मुझे लगता नहीं है अभी, है ना। ये चाहा बेसिकली, क्या चाहा टर्की ने? टर्की ने चाहा कि इतना एरिया जो तुमको दिख रहा है, मानो, है ना, ये जो एरिया तुमको दिख रहा है, इस एरिया में टर्की क्या कर दे, इस एरिया में टर्की एक बफर जोन बना दे, और ये एरिया उसके कंट्री का नहीं होगा, ये एरिया सीरिया का होगा। तो यहाँ बनाने वाली बफर जोन से टर्की का क्या फायदा होगा कि यहाँ के जो कुर्दिश लोग हैं, इनका इधर से
इस तरफ क्रॉस करना और यहाँ से यहाँ तक का सपोर्ट देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बफर जोन पूरी खाली होगी, नो मैंस लैंड होगा। तो उससे क्या होगा, इनका इनसे संपर्क तोड़ पाएगा तो बॉर्डर पे। दूसरा क्या कर पाएगा, कल को ये लोग इस पे अटैक करते हैं अगर, तो उसके पास ये 30 किलोमीटर का एरिया होगा जिससे पहले वो अपने आप को बचा सकता है, अपनी गाड़ी को यहाँ तक लाके। आया समझ में, हाँ कि ना? जैसे तुम अगर इंडिया पाकिस्तान के केस में देखोगे ना सर, इट वाज अ डील बिटवीन टर्की एंड रशिया। अरे यूएस, इंडिया, चाइना, बफर जोन, नेपाल कह सकते हैं ना, बट वो कंट्री अपने। सर सेकंड बेनिफिट बता दीजिए प्लीज बजाज। एक बेनिफिट तो क्या होगा बजाज, ये यहाँ से यहाँ तक वो उसका कुर्दिश लोगों का आपस में है ना। अच्छा, यजीदिज्म इज अ रिलीजन एंड पीपल हु फॉलो इट आर कॉल्ड यजीदीज। मैं अभी चेक करता हूँ यजीदीज पे, पहले मैं समझा दूँ। तो यहाँ से यहाँ तक एक तो कनेक्शन बंद हो गया। दूसरा फायदा क्या हुआ सर, कनेक्शन टूटने के साथ में दूसरा फायदा हुआ कि when the war will happen, had it not been there is had there not been any what this zone, buffer zone, what will happen, that Syria will come directly to the border. When there is a buffer zone, Syria will come till here, और उन लोगों के पास यहाँ फेंसिंग होगी तो वो उसको 25 से 30 किलोमीटर का बफर एरिया मिल जाएगा। आया समझ में बजाज? है ना, अपन देखना इंडिया बॉर्डर पे कभी जाओगे ना, यहाँ जाओगे कभी बाड़मेर पंजाब, तो क्या है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर किस तरीके से काम करता है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर ऐसे काम करता है कि मानो ये है 0.0, ठीक है ना, यहाँ पे खंबा होता है ना, पत्थर होता है, इस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ इंडिया, ये होता है ना। तो हमारा बॉर्डर कहाँ पे, हम लोग फेंसिंग कहाँ करते हैं बताओ? यहाँ करते हैं, यहाँ ऊपर इधर, यहाँ करते हैं फेंसिंग, हाँ कि ना? ठीक है, अच्छा कैंसिल, यहाँ करते हैं फेंसिंग बिल्कुल इधर ऐसे, हाँ कि ना? हाँ बहुत बढ़िया, बेहतरीन। हाँ तो हम लोग फेंसिंग कहाँ करते हैं, हम लोग फेंसिंग करते हैं यहाँ पे। प्लीज सम बफर जोन दिया तो क्या होगा, पहले है ना, पहले वाला पॉइंट समझो, ताकि पाकिस्तान अगर यहाँ तक भी आ गया तो हम यहाँ से बंदूक लगा के बोल पाए गुरु आगे आए तो गोली मार देंगे, और अगर वो यहाँ तक भी आ गया तो अपन गोली मार देंगे। समझ में आया, क्योंकि तो इंडियन टेरिटरी मारा है। हाँ बजरंगी भाईजान, ओहो कोमल, क्या बात है बेटे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। है ना प्रार्थना, अब आपने बात पूरी ढूंढ के भेजी, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, है ना प्रार्थना, ये सबको भेज दीजिए बेटा, है ना, इससे सबको क्लियर हो जाएगा यजदी वाला सीन। और एक अभ्या का डाउट आया है, सर सीरिया के कुर्द उनकी मदद करना चाह रहे हैं और बॉर्डर क्रॉस करना चाहें तो वो ये नहीं कर पाएंगे, लाइक टर्की उनको कंटेन कर पाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया सर, बट पाकिस्तान नहीं करता। अरे अरे पाकिस्तान क्यों बनाएगा बफर जोन यार, तुम समझे नहीं, गरीब आदमी को क्या करना बफर जोन बना के, उस पर कहाँ से यार पैसे फेंसिंग करने को, हम थोड़ी जा रहे हैं उसके, वो हमारे आता है, नहीं समझ रहे। इट्स लाइक मैक्सिको और यूएस के बीच में से बॉर्डर कौन बनाएगा, अबे यूएस बनाएगा, मैक्सिको थोड़ी बनाएगा बॉर्डर, कहेगा भाई गले में आ जा, भाई गले में जप्पी पा, जप्पी पा भाई, तो जप्पी पा लेगा ना। मैक्सिको वाले में भाई जप्पी पा, ये ले थोड़ा सा कोकीन, तो बॉर्डर तो ये बनाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ तक की कहानी समझ में आई, आगे चले, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? अफगानिस्तान बफर स्टेट बिटवीन इंडिया रशिया बाय, बाय मतलब बाय बेटा, बाय के आगे क्या है ना। यहाँ तक की कहानी समझ में आई तो मैं आगे चलता हूँ। वाई दे डोंट हैव स्टेट, आईएसआई से क्यों फाइट कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन लोगों ने फाइट हेल्प करा, और बीच में हम लोग टर्की इशू भी समझ गए, कितनी सुंदर बात है, ठीक है। देन इसके बाद में क्या हुआ, आईएस लॉन्च एन असॉल्ट ऑन द एनक्लेव अराउंड द नॉर्थ सीरियन टाउन ऑफ कोबेन। तो फिर आईएस और उनके बीच में लड़ाई चली बहुत दिन बहुत दिन बहुत दिन बहुत दिन। एंड सर किसने बनाया, यूके, क्या बनाया, बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान को, इंडिया रशिया। बेटा क्या पूछ रहे हो, बेटा अच्छा लंबा पूछो, है ना, मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा लिख के पूछो। तो ये हो गया सर, इसके बाद में आगे चलते गए, कुर्दिश द फाइटिंग अलोंग साइड अरब मिलिशिया, साथ में अरब के मिलिशिया भी आ गए थे, अंडर द बैनर ऑफ सीरिया डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो सीरिया डेमोक्रेटिक फ्रंट के अंदर ये लोग लड़ रहे थे, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग लड़े, लड़ते लड़ते इन लोगों ने फिर किसको हरा दिया,
ये लोग पीछे ले गए मार मार के किसको, अब ध्यान समझना यहाँ से कहानी, ये लोग मार मार के पीछे ले गए ISIS वालों को। अभी तक ISIS वालों को जब ये मार मार के पीछे ले गए थे तब तक कोई समस्या नहीं आई थी, समझना। ISIS जब कमजोर पड़ा तो वो जिसको ISIS ने कमजोर किया था वो ताकतवर हो गया। कौन कौन US, असद। कौन ताकतवर हो गया, कौन ताकतवर हो गया बताओ, असद ताकतवर हो गया, बशर अल असद। सद्दाम हुसैन कहां से आ गया मामा, सद्दाम हुसैन मर गया भैया, छोड़ दो उसको, क्या कर क्या रहे हो, हैं? अच्छा वो तुमने अल्लाह खिलजी नहीं बोला। हाँ तो असद ताकतवर बन गया। अभी असद जब दोबारा पावर में आया रशिया के सपोर्ट से, हाँ कोई इशू नहीं तो असद जब टेलीग्राम ने असद जब वापस आया पावर में रशिया की हेल्प से, तो एक तरफ से असद ने मारना शुरू करा कुर्दिश लोगों को, ध्यान समझना। दूसरी तरफ से ये जो टर्की वाले एरिया में जो बॉर्डर बन रहा था, इस बॉर्डर से टर्की ने क्या करा, यहाँ बॉम्बार्डमेंट शुरू करी, काबूम काबूम बम 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 बम, यहाँ बहुत बॉम्बार्डमेंट करी। तो अब कुर्दिश लोग डबल तरफ से पिटे। तो जब कुर्दिश लोगों को वापस रिट्रीट करना पड़ा अपने एरिया में, तो जितने भी उनने जेल बनाए थे किनके, ISIS वालों के, ISIS वाले वो जेल छोड़ छोड़ के भाग गए भाग गए भाग गए बहुत सारी जगहों पे, और वहां से वो छूट गए। और उसके बाद आज की क्योटिक कंडीशन क्या कहती है, आज की क्योटिक कंडीशन कहती है कि सीरिया उन लोगों को मार रहा है, वो लोगों को जो कि सीरिया से आजाद होने की बात कर रहे थे शुरुआत से, ना कि ISIS वालों को, और आजाद होने की बात कर रहे थे उनको मार रहा है। और उनको मारने की वजह से वो लोग आके कहते हैं टाउन ऑफ कोबैन में और यहाँ पे आके कि साहब हमको टर्की में घुसने दो, पर टर्की उनको अपने यहाँ घुसने नहीं दे रहा है, क्योंकि टर्की अपने यहाँ रखेगा तो उसके बाद पैसा खर्च होगा, जो पैसा वो इसने यूरोप से मांगा था, यूरोपियन कंट्री को उसको देना था, जो उन लोगों ने देने की मना कर दी है। मैंने आपको साइप्रस और टर्की वाले केस में समझाया था, ग्रीक और टर्की वाले में। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लोगों के पल्ले पड़ रहा है या प्लेन ऊपर से निकल रहा है, पल्ले पड़ रहा है, ऊपर से जा रहा है। यस सर, आई एम अंडरस्टैंडिंग, क्लियर। जब थोड़ा 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 समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं डेल बेटा, आज अगर थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो कल परसों तक तो बहुत आ जाएगा। अभी तक कितने बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी फर्स्ट क्लास है और वो टिके हुए हैं, जो टिका हुआ अब तक वही बड़ी बात है। वेरी गुड, गुड एंड्योरेंस। तो बेटा दोबारा समझा देता हूँ छोटी सी बात फिर से, क्या सीन हुआ। ये लड़ रहा था कुर्दिश पब्लिक, इन लोगों से लड़ रही थी यहाँ पे, है ना, और यहाँ से उनको हेल्प आ रहा था, सब कुछ हो रहा था। बट जब टर्की ने दोबारा अटैक करना शुरू करा इस एरिया में, तो कुर्दिश लोग वीक पड़े, क्योंकि ये तो उनका एरिया था, तो वो लोग वापस रिट्रीट करना शुरू करे। वो रिट्रीट करना शुरू करे और क्या हुआ, असद वैसी ताकतवर बन रहा था। असद ने कुर्दिश को और उन लोगों को जो असद को हराने की बात कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे, उनको मारना शुरू करा, और उसकी वजह से वो लोग यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू करे। और उसके बाद अब वो लोग टर्की में जाने की बात कर रहे हैं कि भैया हमें अपने यहाँ बुला लो ताकि ये मारे नहीं। और टर्की ने कहा मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझको यूरोप ने जो पैसा देने की कही थी तुम लोगों को रखने के लिए, वो नहीं दे रहा है, और अगर तब भी मैंने तुमको बुलाया तो गेट खोल के तुम्हें ग्रीक निकाल दूंगा, आगे निकाल दूंगा। और वो कह रहा है हम गेट नहीं खोलने देंगे, हम बाउंड्री बना लेंगे। आगे कहानी समझ में। वाई टर्की अटैक कुर्ड्स, वेरी गुड तनिष्क, गुड क्वेश्चन बड़ी। टर्की कुर्ड्स को क्यों मार रहा है बड़ी, क्योंकि क्योंकि फॉर टर्की पीपल कुर्ड्स, दीज कुर्ड्स इन आर, तो कुर्दिश आर इन टर्की आर अगेंस्ट द व्हाट, द मेजोरिटी गवर्नमेंट ऑफ टर्की। इसी वजह से कुर्दिश लोगों ने टर्की में अपनी सरकार भी बना ली थी, और दे आर वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड, जिन लोगों ने टर्की में बहुत काम किया है। और ये लोग कहते हैं कि इनको कुछ कुछ सिटीजन का सिंबल या कुछ चीज अधिकार नहीं मिलता, तो इसीलिए कुर्दिश जो टर्की है वो कुर्दिश से लगे। दैट इज व्हाट वी कैन से क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ना, क्योंकि वो उतनी रिसोर्सेज में अगर या तो टर्की के लोगों को दे दें या कुर्दिश लोगों को दे दें। आया समझ में। हाँ जी बिल्कुल सही। हाँ ना बोलो यार, तब तो मजा पढ़ाने में मजा आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। मेरी माँ, हाँ वेरी गुड, दे आर ऑल्सो, क्या बात है अंशुमन हजारिका, सबको भेज दो, है ना, बहुत बढ़िया अंशुमन, वेरी गुड, गुड पॉइंट। तो यहाँ तक की कहानी हुई सर जी भाई लोगों। देन इसके बाद में मैंने बताया कि ये लोग फिर इकट्ठे होना शुरू हो गए। IS लॉन्च असॉल्ट, ये हो गया, नॉर्थ कोबान हो गया था, ये हो गया पूरा। देन इसके बाद में SDF, हाँ पता है वाली बात, है ना, प्रीमियर लीग फुटबॉल क्लब को सदगुरु कैसे मिले थे और उन्होंने लिवरपूल को कैसे हरा दिया। सदगुरु ने जाके बोल दिया प्रीमियर लीग के फुटबॉल क्लब वालों से कि
उनके जाके गोलकीपर से अच्छे से बात कर लेना। उनने जाके गोलकीपर से अच्छे से बात कर ली, भाई तू ठीक है क्या है। वो गोलकीपर के मन में सॉफ्ट कॉर्नर आ गया, वो गोलकीपर के मन में सॉफ्ट कॉर्नर आ गया, उनने मार दिया गोल, वो गोल ही रोक नहीं पाया, मोहब्बत कर ली गोलकीपर से उनने। समझ रहे हो। चलो आगे चलते हैं। तो बेसिकली इससे हम जिंदगी में क्या सीखते हैं, इससे हम जिंदगी में सीखते हैं कि डोंट फाइट द बैटल दे आर, सर ये बात सच है, हाँ ये बात सच है, डोंट फाइट द बैटल दे आर टेकिंग यू टू फाइट इन, फाइट द बैटल इन विच यू आर गुड, एंड इफ यू आर गुड इन द बैटल ऑफ लव, फाइट विद लव। एंड इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स से, अपने बड़ों से, अपने छोटे दुनिया से कहता हूँ, इज्जत छोटी चीज होती है, प्यार बड़ी चीज होती है। ठीक, चलिए। सो सर इसके बाद आगे चलते हैं। सो एस डी ए फेल्ड टोटल एलिमिनेशन, जिसने बोला कि ऑफ व्हाट, ऑफ द आईएस कैलिफेट, बट इट वांट दैट जिहादिस्ट रिमेन एज अ ग्रेट थ्रेट। ये हो गया सर। इसके बाद आगे चलते गए। मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा पूरा, तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। डेल बेटा आपने अगर नहीं पढ़ा है परेशान मत होना, अभी क्लास के बाद नोट्स मिल जाएंगे तो आ जाएगा। इन अक्टूबर 2019 यूएस ट्रूप्स पुल्ड बैक, यहाँ से समस्या शुरू होती है। देखो अब जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और मुझे भी अभी अभी आई है। US troops are like steroids. When they there, वो आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा इम्यूनिटी दे देते हैं, आपसे लड़ते रहते हैं, बट जब वो फॉल बैक करते हैं तो इम्यूनिटी भट से गिरती है। आया समझ में। चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वियतनाम हो, स्पेलिंग गलत है, STEROIDS, STEROIDS। अभी ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच बजाज। US troops are like steroids। समझ में आया कैसे। वो जब तक उस एरिया में थे, उनका सपोर्ट लेके कुर्दिश ये वो सब तमीज से चल रहा था। जैसे ही उनने अपने आप को ड्रॉबैक किया, वहां से फॉल बैक की, चलो निकलो, फॉल बैक करने के बाद तुरंत टर्की ने सोचा कि वो 30 किलोमीटर वाला बॉर्डर बना दूं। शुरू में उसने यूएस से पूछा भी एक बार दो बार, यूएस ने मना किया और नहीं बनाएगा। और उसके बाद जैसे यूएस ने हाँ कर दी, पता नहीं क्यों हाँ करी ट्रंप ने, टर्की ने लेके जो गोले मारे, उसके बाद जो गोले मारे, कुछ शांति थी बिल्कुल, धाए धाए मुंह फोड़ता गया टर्की। समझ रहे हो। तो क्या हुआ सर, अक्टूबर में जैसा मैंने बताया, यूएस ट्रूप्स पुल्ड बैक फ्रॉम द बॉर्डर विद टर्की आफ्टर द कंट्री प्रेसिडेंट सेड इट वाज अबाउट टू लॉन्च ऑपरेशन टू सेटअप, जैसे कि मैंने बोला आपको अभी अभी बहुत प्यारी चीज, 32 किलोमीटर लॉन्ग व्हाट डीप, अरे ये कलर कैसा आ गया, 30 किलोमीटर डीप सेफ जोन, क्या बोला था उसको, सेफ जोन क्लियर ऑफ YPG फाइटर एंड रिसेटल अप टू 2 मिलियन ऑफ सीरियन रिफ्यूजी देयर। तो वो क्या करना चाह रहा था आप समझे। तो वो क्या करता, टर्की क्या कह रहा था, मैंने जैसे बताया कि YPG फाइटर्स को यहाँ से हटा के इस एरिया से, और जो उसके यहाँ रिफ्यूजीज आ गए थे उन सब लोगों को वापस इस एरिया में रीसेटल कर देगा। आया समझ में सर, हाँ कि ना। यही कहानी है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इतनी कहानी का ही पेपर है, इतनी कैलकुलेशन समझ में आ गई। तो इक्वल टू तो उसके बाद तो इनटू सब जीरो हो जाएगा। हाँ जी बहुत बढ़िया, सोचते हैं बहुत सुंदर है ना। तो ये हो गया सर। इसके बाद आगे चलते हैं, इतनी कहानी समझ में आ गई तो क्या बात है, बहुत सुंदर। सर इसके बाद में क्लास अब तक सबको बढ़िया लग रही है, किसी को दिस पार्टी नेम कंफ्यूज अबिट, पार्टी का नेम मत याद रखो, तुम लोग इतना याद रख सकते हो बस ये बताओ कि टर्की को सीरिया से क्या चाहिए, कुर्दिश को सीरिया से क्या चाहिए, कुर्दिश को टर्की से क्या चाहिए, इतनी बातें याद रख सकते हो, है ना। इतनी बातें याद रख सकते हो तो बहुत सारी चीज अच्छी हो जाएगी। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ अंशुमन, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग टू द पॉइंट, है ना। नीचे आएगा वो, चलो तो यहाँ तक हो गया। देन सर इसके बाद में व्हाई डज टर्की सी कुर्दिश एज अ थ्रेट, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिकॉज दे हैव डीप सीटेड हॉस्टिलिटी बिटवीन द टर्किश स्टेट एंड द कंट्री ऑफ कुर्ड्स हु कंसिस्टिंग बेसिकली 15 से 20% ऑफ द टर्किश पॉपुलेशन। 20% बहुत होती है ना। कुर्दिश रिसीव हार्श ट्रीटमेंट ऑन द हैंड ऑफ टर्की authorities for generations in response to their uprising in 1920-30. Many Kurdish were resettled. Kurdish names and customs were banned. The use of Kurdish language were restricted, and even the existence of Kurdish ethnicity identity was basically denied कि तुम हो ही नहीं। with people designated क्या, जिनको क्या बोला गया, कुर्दिश लोगों को माउंटेन टर्क बोल दिया गया। तो आप समझ रहे हो टर्की ने क्या करा, कुर्दिश लोगों को क्या बोल दिया, टर्की ने कुर्दिश लोगों को क्या बोल दिया। बहुत बढ़िया नंदिता। पहाड़ी लोग, पहाड़ी टर्की, पहाड़ी लोग भी नहीं, पहाड़ी टर्की, पहाड़ी टर्क।
मीन्स एस, ओए बजाज, हाँ माउंटेन टर्क नहीं, बजाज एसटी नहीं, शेड्यूल ट्राइब नहीं बोला। फर्क समझ भाई, कितना इंपॉर्टेंट फर्क है यार। उनने उनकी पहचान खत्म कर दी, उन्होंने कि तुम कुर्दिश हो ही नहीं, तुम तो टर्की हो, वो भी माउंटेन में रहने वाले, कुर्दिश हो ही नहीं। आर यू गेटिंग इट? इट्स लाइक पहचान खत्म। एग्जैक्टली, क्लियर है श्रेया, बहुत बढ़िया बेटा। पहचान खत्म भाई, तुम माउंटेन टर्क हो। तो ये वाली बात हो गई सर। फिर इसके बाद इन 1978 अब्दुल्ला ओकलैन एस्टेब्लिश पीकेके व्हिच वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेट विद इन टर्की। अब यहाँ से दूसरा कलेश शुरू होता है। तो ये पीकेके कहाँ का हो गया? ये पीकेके हो गया बेसिकली टर्की में, है ना। एचकेएलएमएनओपीक्यूआरएसटी पीकेके, है ना, टर्की में, ठीक है। क्या लिखना था मुझे? टर्की में। और वो ऊपर वाला अब तक किसमें था? बट सिटीजनशिप भी तो नहीं दी थी, हाँ भाई नहीं दी है ना, वो भी वापस ले ली। उसके बाद उनका पीके के रोल बैक, लड़ाई लड़ाई चलती रही, कोई दिक्कत नहीं, कहानी। द टर्किश गवर्नमेंट सब्सिक्वेंटली लॉन्च्ड अ सिंक्रोनाइज्ड वॉर ऑन टेरर अगेंस्ट पीपीके एंड आईएस। तो अब जब उसके बाद आईएस उठा तो उसने पीकेके को भी मारा और आईएस को भी मारा। तो तुम समझ लो टर्की के लोगों को इनसे दिक्कत है। एंड देन इसके बाद इन 2018 टर्की ट्रूप्स अलाइंड सीरिया रेबल लॉन्च्ड एन ऑपरेशन टू एक्सपेल वाईपीजी फाइटर्स फ्रॉम एफरिन, है ना, डजन्स ऑफ सिविलियन किल्ड। तो अब वो वाईपीजी फाइटर्स को लौटा रहे थे, तो उसके लिए टर्की ने लड़ाई लड़ी। टर्की गवर्नमेंट सेज दैट, ये इंपॉर्टेंट है, दैट सेज द वाईपीजी एंड द पीवाईडी आर एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ पीकेके। तो कह रहा है कि ये जो दूसरे कंट्री में वाईपीजी कहाँ पे? ईरान में। पीवाईडी कहाँ पे? यहाँ पे सीरिया में। बोल रहा है ये दोनों जो लोग हैं ये एक्सटेंशन है पीकेके के, एंड शेयर इट्स गोल ऑफ secession through armed struggle and terrorist organization must be eliminated। सर यहाँ तक की कहानी समझ में आई? टर्की का क्या रिश्ता है? सर आज का ये आइडिया कैसा लगा जब मैंने आपको सुबह नोट्स भेज दिए पढ़ने के लिए और आप लोग पढ़ के आए? ओहो सर, आई हैव अ डाउट, वेयर इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टर्की एंड रशिया इन द सीरिया रीजन। यार इतना अच्छा डाउट है और तुम अकेले अकेले पूछ लेते हो। मिश्रा, सबको भेज के पूछो यार, इतना प्यारा डाउट पूछो सर। एक बार सारे पार्टीज क्लियर कर दो बेटा, अभी करता हूँ। सर यू सेड ईरान इज सॉफ्ट टुवर्ड्स कुर्ड्स, इन देयर आर कुर्ड्स और सुन्नी, है ना, इन देयर आर ऑल्दो कुर्ड्स आर सुन्नी मेजोरिटी। हाँ बिल्कुल सही बात है। इट वाज वेरी हेल्पफुल, वेरी गुड सर। आई हैव अ डाउट। अब देखो प्रियांशु का डाउट कितना प्यारा कह रहा है, ये तो सब ठीक है सर, ये रशिया और टर्की में क्यों लड़ाई है? रशिया टर्की में इसलिए लड़ाई है क्योंकि असद टर्की का खासम खास दोस्त है। असद पुतिन का कैसा दोस्त है? खासम खास, बिल्कुल बड्डी। तो क्योंकि असद और पुतिन आपस में बड्डी है, इस वजह से अगर असद को कोई भी दिक्कत आती है तो वो बाकी सबकी बड्डी उड़ा देता है। वो कहता है तो रशिया टर्की सीरिया की बात आज तक सॉल्व क्यों नहीं हो पाई इतने सब रिवोल्ट के बाद भी? क्योंकि रशिया का एक छत्र उसको सपोर्ट है कि भाई मैं तुझे संभाल लूंगा, तू चिंता मत करियो। रशिया उसको सपोर्ट कर रहा है असद को, एंड बिकॉज ऑफ दिस असद पावर से हट नहीं रहा। और जब टर्की अटैक करता है, तो टर्की ने अटैक करा, रशिया को चल रहा था लास्ट टाइम पे, और जब टर्की ने बम मार दिया रशिया के वाले एरिया में, उस जगह पे उसका प्लेन को गिरा दिया था, तो रशिया ने कहा था बहुत मारूंगा बेटे बहुत। तो टर्की ने कहा था साहब गलती से हो गया। नॉट रियली रिलेटेड टू दिस इशू बट टर्की इज ऑल्सो नॉट श्योर। हाँ वेरी गुड विधि, बिल्कुल सही है ना। एंड टर्की इज ऑल्सो नाटो पार्ट ऑफ, रशिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नाटो वाइल रशिया इज नॉट। बिल्कुल सही अभ्यास श्रुति बेटा, सबको भेज दो। सर पर टर्की ने बोला था कुर्द द माउंटेन टर्क है, फिर क्यों? अरे उसके, तुम लोग कैसी बात करते छोटे बच्चे, तुम लोग तभी तो इंटरनेशनल रिलेशन थोड़ा बड़ा होकर पढ़ाते हैं। अरे टर्की ने बोल दिया उनको माउंटेन टर्क, इसका मतलब थोड़ी वो उनको टर्की मानने लग गया, नहीं समझा? समझे बेटा, टर्की ने उनको माउंटेन टर्क बोल दिया, थोड़ी माउंटेन टर्क मानने लग गया, वो मानने लग गए, बोलने से क्या होता है? बट टर्की आर फॉर्मिंग डिफेंस टाइज विद रशिया। अगेन गुड क्वेश्चन अंशुमन, बिल्कुल सही बात है, टर्की इज फॉर्मिंग डिफेंस टाइज विद रशिया इन डिस्पाइट ऑफ दैट, इन डिस्पाइट ऑफ दैट उसने ये किया था, इन डिस्पाइट ऑफ दैट उनके बीच में बेसिकली गर्मी हुई थी। ठीक है सर, क्या टर्की को चाइना का सपोर्ट है? उतना नहीं है। चले आगे। चाइना वैसे हर 3-5 वाले इंसान को सपोर्ट करता है, बट टर्की को रशिया का भी सपोर्ट है। यहाँ तक समझ में? आगे चले, बहुत सारे नोट्स बाकी हैं अभी, कहीं ऐसा ना हो कि रिवीजन ही खत्म ना हो पाए। वन मोर क्वेश्चन, हाउ इज आईएस गेन? में एक सेकंड ना, मेरी बॉटल सामने रखिए, मैं बस लेके आ रहा हूँ, मुझे एक सेकंड दीजिएगा।
हाँ भैया, सब क्लियर, वेरी गुड। तो बजाज ने पूछा कि सर तो टर्की किसके दम पर इतना काम करता है? अरे टर्की किसके दम पर काम करता है? टर्की खुद के दम पर काम करता है। तुमने उस दिन देखा नहीं तो डिफेंस के अंदर टर्की कितना पैसा खर्च करता है? आर यू गेटिंग इट? दूसरा, टर्की के पास नाटो का दम है यार। टर्की नाटो का मेंबर है, हाथ तो लगाओ उसको। वो कहेगा साहब तुमने ट्रीटी मुझे बचाना पड़ेगा, ट्रीटी करी थी। आर यू गेटिंग इट? चलो आगे। वो कहता भाई ट्रीटी हुई है। वाई डू सीरिया वॉट डू सीरिया कुर्स वांट? अब ये वाली बात सीरिया की आती है। यहाँ तक समझ में आ गया? ऊपर तुमको देखो कहाँ कहाँ सीन क्लियर हो गया। तुम लोगों को भैया टर्की का सीन क्लियर हो गया। तुम लोगों को भैया ये ऊपर से ISIS वाला सीन क्लियर हो गया। सर उससे उसे त्रिती से हटाया, उसे त्रिती से हटाया नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं। इट कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द त्रिती इज द। सो व्हाट डू सीरियन कुर्द्स वांट? सो बेसिकली क्या है सर, आप देखेंगे फ्रॉम 7 to 10% ऑफ द पॉपुलेशन बिफोर द बिफोर द अपराइजिंग अगेंस्ट प्रेसिडेंट बशर अल बिगेन इन 2011, जैसा कि मैंने बोला, मोस्ट लिव्ड इन द सिटी ऑफ डमेस्कस। नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा। क्या है सीरिया की? कैपिटल, वेरी गुड, ठीक है ना? सो इन द सिटी ऑफ डमेस्कर, इन द सिटी ऑफ अलिप्पो, एंड इन द 3 नॉन कंडिजिनस एरिया ऑफ कोबैन, अरफेन एंड नॉर्थन ईस्टर्न सिटी ऑफ कलमिश। मैं पूरा मिटा रहा हूँ, याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ पे वो लोग रह रहे थे अपने शांति से। उसके बाद क्या हुआ, जैसी कहानी शुरू हुई किसकी, ये वाली। सो सीरियन कुर्द हैव लॉन्ग बीन सप्रेस्ड एंड डिनाइड बिकॉज ऑफ राइट्स। some 3 lakh have been denied citizenship since 1960, and Kurdish land has been confiscated and redistributed to Arabs in attempt to Arabise the Kurdish region। समझ रहे हो? तो अरब भी उनको मार रहे हैं। कोई किसी का नहीं बे, कोई किसी का नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, सब ताकत के होते हैं। And when the uprising evolved into civil war, the main Kurdish party publicly avoided taking sides। In mid 2012 government forced withdrawal of concrete fighting rebels, and Kurdish group क्या हो गया, टू कंट्रोल इन दियर वे। क्लियर है? वो अपनी जगह पे वहां पे लड़ाई करना शुरू कर गए। देन इसके बाद सर तब भी सब शांति से चल रहा था, उनका ऑटोनोमस रीजन चल रहा था कुर्दिश लोगों का, अपनी अपनी जगह पे वो शांति से ऑटोनोमस एरिया में अपने संभाल लेते, जैसे कि हमने बहुत जगह पे देखा है। अभी हमने कुछ दिनों पहले, वी विल बी कॉलिंग यू प्रोफेसर फ्रॉम नाउ अभी अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले कहाँ पे पढ़ा था कि बहुत सारी ऑटोनोमस पार्टी चलती थी उस एरिया में, इथनिक ऑटोनोमस पार्टी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अफगानिस्तान में नहीं था वीरे, जम्मू कश्मीर में कहाँ था वीरे? क्या कर रहे हो? सेंट्रल एशिया। बाकी सबके जवाब सही है, जिनके बोल रहा हूँ उनके गलत है बस। पैलेस्टीन कहाँ हो रही है पढ़ाई? लेबनान, ऑटोनोमस पार्टीज, ऑटोनोमस एरिया, कजाकिस्तान, क्या कर रहे हो? बेटा नींद नहीं आनी चाहिए, रिवीजन करना नहीं होगा, घुस जाओ किताब के अंदर, बाहर नहीं आना। वेरी गुड सादित्य, बाकी सबके जवाब सही हैं। नोगोरो कारबाख रीजन ऑटोनोमस, एक रीजन ऑटोनोमस हो गया। मैं कह रहा हूँ पूरी पूरी कंट्री के अंदर ऑटोनोमस था। अभी हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा है, भूल गए इथोपिया? ओए तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे क्या? टेस्ट वेस्ट लूंगा, नाम ले लेके फिर मैं, कुछ फायदा नहीं मेरा इतना पढ़ाने का, कुछ फायदा नहीं मेरा इतना पढ़ाने का। समझ रहे हैं आप लोग सर? बहुत रेस्पेक्टेड मैम एंड सर, समझ रहे हैं मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है सर। गलती नहीं करो, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है? गलती नहीं चाहिए सर। मैं आपको बहुत क्लियर बात बताऊं, इसका कॉन्सिक्वेंशियल फर्क क्या होता है, मैं तुमको बहुत क्लियर बताऊं। इसका कॉन्सिक्वेंशियल फर्क क्या होता है, तुम लोग अच्छा पढ़ते हो तो मुझे और हिम्मत मिलती है, मैं लीगल पढ़ाने की सोचता हूँ और चीजें, तुम लोग नहीं पढ़ते हो तो मेरे को हिम्मत टूटती है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में ऑटोनोमस रीजन है, बहुत बढ़िया बात है, समझ रहे हो? फिर अपनी हिम्मत टूटती है कि भाई यार कैसे करे, है ना?
आज से थर्सडे, आज फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे को ओरल टेस्ट है। सो जगो मत जगो, सो जो मर्जी है करो, रिवाइज होना चाहिए पूरा। समझ में आ रही है? 2 घंटे का ओरल टेस्ट लूंगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का। और जितने बच्चे और सबकी अटेंडेंस वो कर दूंगा क्या, कंपलसरी। जिसकी अटेंडेंस नहीं होगी उसके पेरेंट्स से बात करे बिना, सर दिस टॉपिक रिलेटेड टू द पास्ट टॉपिक्स। नहीं बेटा, थोड़े बहुत हैं डेल, पर तुमको आ जाएगा, ठीक है। टॉपिक्स बता दूंगा बेटा मैं इस हफ्ते जितना, 1 मई से लेकर अब तक जितना पढ़ा है बेटा, 1 मई से अब तक। मई खत्म होने पे आ रहा है, पूरा रिवाइज चाहिए मुझे। मैं नहीं जानता, मत सो। हो पाएगा नहीं हो पाएगा? हाँ कमांडो, कमांडो, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? नहीं, बस मई के टॉपिक। रिवीजन वाले नहीं, अक्टूबर नवंबर रिवीजन नहीं, केवल मई के टॉपिक। हाँ ना ना निकले, 5 सिंह तो हमारू में बोलो हाँ, ठीक है। चाहिए मुझको पूरा रिवीजन मई का, पूरा रिवीजन। नाम बोल बोल के टेस्ट लूंगा, बहुत बेइज्जती महसूस होती है। और जिसने छुट्टी करी, मैं बता रहा हूँ उसको 1 हफ्ते की क्लास में अलाउ नहीं करूंगा, जब तक कोई पक्का रीजन नहीं होगा। बेटा मुझे बिल्कुल पता है किस किसने कब कब ज्वाइन किया है, मेरे को पता है किसको कैसे है ना, सबको मौका उसके हिसाब से टाइट किया जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो। चलो आगे, ठीक है, अपना बेस्ट दो। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हाँ सैटरडे। यार विवेक, क्या सुबह सुबह जॉइंट लगा लिया था क्या विवेक यार? अभी तो बताया सैटरडे को टेस्ट लूंगा, सबका नाम ले लेके। अबे शुरू हो गए, सर मंडे को कर लीजिए प्लीज, सर संडे को क्या होगा? अबे मैं नहीं यार, ये सब बातें नहीं होती मुझसे यार। अनन्या सिंह सर, जॉइंट क्या होता है? बड़ा कुछ नहीं कुछ नहीं। जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का, कौन कौन हेड करता है पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को? तुम्हें सब पता है तुम लोगों को। पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन कौन हेड करता है? प्रेसिडेंट। छुट्टी हो गई आज की क्लास की, मैं जा रहा हूँ, बाय। स्पीकर ऑफ लोकसभा। हाँ, प्रेसिडेंट कॉल्स, स्पीकर प्रिसाइड, वेरी गुड। समझ में आ गया? और अगर स्पीकर नहीं है लोकसभा का तो विवेक, विवेक, स्पीकर नहीं है लोकसभा का तो चेयरमैन। और राज्यसभा, राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट। मैं बेटे क्या कर रहे हो बेटे, क्या हो क्या रहा बेटे? क्या हो क्या रहा बेटे? और अगर सुनो सवाल, अगर लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों एक स्कूटर पे आ रहे तो स्कूटर स्लिप हो गया, दोनों गिर गए, अभी दोनों नहीं है तो, ये तो हम करते हैं हम। एक तो तुम लोगों को राज्यसभा के चेयरमैन से क्या मोहब्बत है यार? पैसे लेके आओगे सब उससे 500-500 रुपए इस बार जाके। और वाह, है, जिसको देखो जाके राज्यसभा, डिप्टी सीएम ऑफ राज्यसभा। गुस्सा आ रही है मुझे बहुत तेज। हाँ सुनो मेरी बात, अभी मैं कुछ नहीं भैया, दोस्तों, भाइयों और बहनों, छोटी सी बात, एक बात याद रखेंगे भाइयों बहनों, जब मैं बोलूं ज्वाइंट सेशन, क्या बोलूं? जब मैं बोलूं ज्वाइंट सेशन, राज्यसभा का कुछ भी रहेगा बाहर की तरफ, राज्यसभा का कोई अंदर नहीं आएगा। इतनी बात क्लियर? यस और नो, हमेशा के लिए।
ठीक है, एक बात बुलाएगा इनको प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कहेगा आ जाओ ज्वाइंट सेशन करना है, ठीक है, ज्वाइंट सेशन पे बैठे, बैठने के बाद स्पीकर, अगर मैं स्पीकर बोलता हूँ इसका मतलब होता है कि लोकसभा का स्पीकर है, द प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स, ठीक है ना, ज्वाइंट सेशन इन देयर एब्सेंस और इन देयर एब्सेंस, सर राज्यसभा है, नहीं है बेटा, मैं चेक करूंगा ना, मैं बहुत जल्दी भूलता नहीं हूँ, है ना, और और अच्छी जगह से चेक करूंगा, चेक करना मुझे जहां तक याद है नहीं है, चेयरपर्सन, एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, तो आ जाए आगे आ जाए, ठीक है, स्पीकर के बाद यहाँ पे, ठीक है, डिप्टी स्पीकर, तो ज्वाइंट सीटिंग नहीं है, मैं चेक कर लूंगा, है ना, हो सकता है, देखो मैं अब अड़ता नहीं हूँ इन चीज़ों पे, ठीक है, 99.9% मुझे याद है कि प्रो टाइम स्पीकर बनाया जाता है, उस टाइम पे वो लोग सिलेक्ट करते हैं अपने में से, और अपने में से एक बंदे को सिलेक्ट करके बनाते हैं कि तू हेड करेगा, यहाँ तक मुझे याद है, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, मैं हो सकता है गलत हो जाऊँ, इतने सारे लोग चेक करके बता रहे हो, सबने गूगल कर लिया, ठीक है ना, सो देर आर टू ओपिनियन, दैट इज मानव सर प्रो टाइम स्पीकर, एंड दैट इज ऑल स्टूडेंट्स, दैट इज डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, अच्छा चौथे केस में होता है, हाँ अभी ठीक है, आदर्श ने बिल्कुल सही जवाब दिया, हाँ अभी ठीक है सर, मैंने मान लिया सर, आदर्श अपना जवाब सबको भेज दो, आदर्श ने जवाब सही दिया, आदर्श का जवाब बिल्कुल सही है, ऐसे होता है, ठीक है ना, अभी सही है, हाँ, तो क्या होता है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कभी नहीं आएगा सीन में, याद रखना, उसको भगा देते हैं वहां से, कहते हैं तू निकल, वो नहीं आएगा, वाइस प्रेसिडेंट, इसके बाद में डिप्टी स्पीकर के बाद में फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, और वो भी नहीं है, तीनों एक ही स्कूटर पे आ रहे थे ट्रिपलिंग करके, वो भी गिर गया, तो फिर प्रो टेम स्पीकर, अभी ठीक है, सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है ना, अभी अभी सही बताना, और खुश मत हो ना, हाँ तुम लोग तब भी सही नहीं बता रहे थे, याद कर लेना, चलो ये हो गया, इसके बाद में द डिक्लेरेशन वाज रिजेक्टेड बाय, तो ये हो गई पूरी कहानी, देन इसके बाद में 2016 के अंदर मार्च, अभी हम वापस सीरिया पे आए, 2016 दे अनाउंस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल सिस्टम व्हिच इंक्लूड मेनली अरब एंड तुर्कमेन इन द कैप्चर एरिया ऑफ आईआर आईएस के अंदर, एंड डिक्लेरेशन वाज रिजेक्टेड बाय सीरियन गवर्नमेंट, द सीरियन अपोजिशन, टर्की एंड यूएस, सबने मना कर दी कि भैया ओए हम तुम्हारी कोई, जब जब कुर्दिश लोगों ने कहा है कितनी भी अच्छी जगह पे कि थोड़ी सी हम जमीन ले लें, पट कोई जमीन नहीं मिलेगी, ये हो गया, एंड प्रेसिडेंट असद ने क्या कह दिया था, अपनी जमीन का एक एक इंच वापस लूंगा मैं तुम लोगों से, जमीन का एक एक इंच, ठीक है, ये हो गया, विल इराक कुड गेन इंडिपेंडेंस, अगला सवाल ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट से मैंने बहुत ढूंढ के बनाए थे, इराक कुड गेन इंडिपेंडेंस, कभी नहीं, दे हैव हिस्टोरिकली एंजॉयड मोर नेशनल राइट्स देन कुर्द लिविंग इन द नेबरिंग स्टेट, जैसे कि मैंने बताया, बट आल्सो फेस्ड ब्रूटल डिप्रेशन, क्योंकि 1946 में मुस्तफा बरनी, याद मत रखना, फॉर्म कुर्दिश डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्ला ब्ला ब्ला, डोंट लर्न, ठीक है ना, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद हेडलाइन वाला रखना, और उसके बाद में फिर उन लोगों ने आगे चल के फुल रेंज आर्म स्ट्रगल लॉन्च किया, सीधा सीन भी तो देखो सीसो वाला है, पूछो कैसे, हमेशा ही होता है कि मानो कि ये पूरा एरिया है, तो अब अगर जिस कंट्री ने यहाँ तक कुर्दिश लोगों को अधिकार दे रखे हैं, तो कुर्दिश लोग कोशिश करते हैं थोड़ा आगे तक यहाँ तक मिल जाए, जिस कंट्री ने यहाँ तक दे रखे हैं तो वो कोशिश करते हैं यहाँ तक मिल जाए, समझ में आ रहा है, अब जैसे कि इराक के अंदर बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस थी, तो उन लोगों ने फुल थ्रॉटल आर्म स्ट्रगल चला दिया कि हमारा देश हमको बना के दो, समझ रहे हो, जैसे इंडिया में खालिस्तान के समय पे, ऑल दो इंडिया में सरदार सारे ऐसे नहीं थे, पर जो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे वो लोग बना के दे दिए कि नहीं भैया अब तो खालिस्तान चाहिए चाहिए पूरा अलग, सरकार ने कि बे खालिस्तान चाहिए, आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट का इशू देख लो, जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर में वो वाला इशू जो कि बेसिकली एंटी गवर्नमेंट एंटी कंट्री काम करते हैं उनके लिए, हाँ हाँ बिल्कुल सही आदित्य, ठीक है,
तो ये हुआ। इसके बाद द पॉलिसी वाज एक्सीलरेटेड, सद्दाम हुसैन की वॉर हुई, पूरा तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है तुमने अगर ये पूरा पढ़ लिया तो मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं। तो उसके बाद फिर कुर्दिश लोगों को वहां से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कुर्दिश इशू समझ में आ गया पूरा? क्या बोलते हो, अच्छे समझ में आया? इराक वाला इशू समझ में आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन की एक क्लास रख ले अगले हफ्ते 2 घंटे की, कोई 200 क्वेश्चन कवर करेंगे एमसीक्यू। क्या बोलते हो? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे लग रहा है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा बहुत लंबा खींच जाऊंगा मैं, मेरा हाथ बहुत, फिर मैं प्रोफेसर की तरह पढ़ाता हूँ, है ना, मैं वो क्वेश्चन से पढ़ाऊंगा। हाँ हाँ, क्वेश्चन से पढ़ाऊंगा, चलेगा? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो एमसीक्यू से पढ़ाऊंगा, आसपास समझाता हुआ, बहुत बढ़िया। मैथ क्लास ऑल्सो 1 डे प्लीज, बिल्कुल दौड़ेगा सर। पॉल साइंस क्लास ठीक है, ठीक है। इतने ग्रुप वाला बता दीजिए, हमको सिर्फ लोया जिगरा याद है। अरे अभी तो बताया था इरिट्रिया वाला बजाज, अभी तो इरिट्रिया में अपन चेक किए थे सारे के सारे मिलके, है ना। यस सर, मैप क्लास, चलो ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद आगे चलते हैं सर, ये वाला टॉपिक पूरा हो गया, वाई डू सीरिया कुर्दिश। ठीक, आरसीपी पढ़ाऊं? आरसीपी भी समझाना था ना मुझे तुम लोगों को, पढ़ लिया तुम लोगों ने। अब तुम लोग भी अच्छे से पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ाने में मजा आता है, इन द सेंस ऑफ कि काफी सारे इश्यूज तो तुम लोग खुद पढ़ लेते हो, जैसे ऊपर सबमरीन वाला है वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ हाँ, इथोपिया वाला। चले आरसीपी समझा दूं? हाँ कि ना? चले आगे, जल्दी बोलो। डेल अब तक हो बेटा क्लास में? अब तो बच्ची चली गई होगी, नहीं होगी, ठीक है। अरे वाह बेटा वाह, वेरी गुड, ठीक है। चलो इसके बाद आगे आते हैं, आरसीईपी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो क्या हुआ था सर, हम सबको पता है, इंडिया ने आरसीईपी क्यों छोड़ा। आगे चलो सर, तो इंडिया ने आरसीईपी क्यों छोड़ा, ध्यान सुन लेना कहानी पूरी। देखो हर चीज के फायदे नुकसान है, आरसीईपी को ज्वाइन करने के कुछ फायदे थे हमको, बिल्कुल सही बात है। क्या फायदा था? हम अगर आरसीईपी को ज्वाइन कर लेते तो हमको फ्री ट्रेड मिलता उस सारे रीजन के साथ, हमारे प्रोडक्ट भी उन रीजन के अंदर फ्री ट्रेड से बिकते, हमको उनके अंदर फ्री ट्रेड से काफी सारा गुड्स मिल जाते, बहुत सारे फायदे थे। बट इससे ज्यादा नुकसान थे। क्या नुकसान थे? कि अगर हम आरसीईपी ज्वाइन करते तो ऑल्दो हमारा ट्रेड तो उनके साथ अच्छा होता, हम उनको सामान बेच पाते, और गुरु हम उनको सामान तो तब बेच पाते ना जब हम सामान बना पाते। पॉइंट समझ में आ रहा है सर? ये क्लास रिकॉर्ड होती है बेटा, हर क्लास रिकॉर्ड होती है पूरी, ठीक है, और आजकल तो टाइम पे पोर्टल पे भी चली जाती है। हाँ, तो अगर सामान बना पाते तो बेच पाते ना, अगर हम सामान बनाएंगे नहीं तो बेचेंगे क्या? आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? भाई अमीर और गरीब में दोस्ती हो जाए, अब अमीर और गरीब में दोस्ती हो गई, क्या भाई एक दिन तू खिलागा एक दिन मैं खिलाऊंगा, उन्होंने ठीक है, और जिस दिन उन्होंने खाया उस दिन 5,000 का बजट आ गया, दूसरे दिन उन्होंने कहा भाई 30 रुपये पड़े, जब मिले हो गए, चाउमीन खाएंगे अब तो क्या करेंगे, आ रहा समझ में? होगा भाई चीटिंग है तो। कल तूने वो लॉजरेतो वाला पिज्जा खाया था, ओमेरितो लॉजरेतो, आज तू ये मुझे चाउमीन निकलाएगा। आर यू गेटिंग इट? चाउमीन भी नहीं, चाउमीन। तो अब क्या हुआ, हम अपने आप को गरीब नहीं कह रहे हैं, हम अपने आप को गरीब नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल मैं अपने देश को गरीब नहीं कह रहा हूँ, बट मेरे देश के अंदर हम लोगों की पॉलिसीज थोड़ी सी ऐसी रही, चाहे नेहरू जी हो चाहे आज मोदी जी हो, हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे थोड़ा कम ध्यान दिया, हम पहले पढ़ के चुके हैं ना, तो उस पर ध्यान नहीं दिया तो हम मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए। हम सर्विस सेक्टर में ठीक कर रहे हैं, किसान तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी पॉलिसीज चल रही है, सरकार की तो बहुत फल फूल रहा है, बस उसको टमाटर फेंकने पड़ रहे हैं क्योंकि एमपी के अंदर उसको बेचने नहीं दिए जा रहे और उसको रखने में दिक्कत आ रही है। बाकी मक्का और बाकी चीजें महंगी कर दी हैं, बाकी अलग बात है, बट तब भी जो भी है, तो इसके बावजूद तो अब क्या होता कि अगर हम लोग चाइना के और आरसीईपी के बाकी देशों को सपोर्ट कर देते तो क्या होता सर, फिर हमारे यहाँ की जो व्हाट वी कैन से एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर की इंडस्ट्रीज जिसको सरकार ने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है पिछले सालों से, बहुत स्ट्रॉन्ग, उसकी बहुत मार पड़ जाती, क्योंकि वहां से वो लोग बहुत सस्ते प्रोडक्ट बेच देते। उसके साथ साथ सर हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है वो बहुत दिक्कत में आ जाता। क्यों आ जाता? क्योंकि वो लोग सारा सामान हमको बेच देते, तो इसलिए हमारी पीठ टूट जाती, इसलिए हमको आरसीबी ज्वाइन नहीं करना था। आया सर समझ में? सर थोड़ा सा ना मतलब एक, हम लोग ना इसको कभी क्रिटिकल नजर से नहीं देखते। आरसीईपी को ना ज्वाइन करना एक तरफ से इंडिया के लिए थोड़ी सी शर्म की बात भी थी सर। इट्स बीन 60 ईयर्स, अराउंड मोर देन 70, अराउंड 70 ईयर्स सर, मोर देन 70 ईयर्स सर।
हम लोग आज भी कह रहे हैं नहीं नहीं हम ज्वाइन नहीं करेंगे, नहीं तो तुम ट्रेड में हमें चपेट दे दोगे। अरे यार कैसे हो सकता है गुरु ऐसा? हम ट्रेड करेंगे, ज्वाइन करेंगे और उसके बाद तुम भागोगे पीछे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो कि हम ट्रेड करेंगे और तुमको पीछे हटना पड़ेगा। एग्जैक्टली तनिष्क गाबा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर had we join, Tanish said sir, मतलब India is not yet competent to join RCEP. Yes, if we will join RCEP, majority of the trades in India will go what in severe loss because of the other countries. I think would be exactly not only Priyanshu Mishra with China, also with New Zealand, milk production, Australia, imports will be majority। अपना धुआं उड़ जाता सब इंडस्ट्रीज का। पर चलो डिसीजन तो सही लिया। तो आरसीईपी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जैसा आपको पता है इज मेड अप ऑफ 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्री एज वेल एज साउथ कोरिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। मैं टेस्ट पक्का लूंगा परसों, याद रखना है ना। इसके बाद वेरी गुड श्रेया राजेश, सबको भेज दो। इसके बाद द डील एक्सक्लूड यूएस, जैसे कि हमको पता है, विच विड्रॉज फ्रॉम राइवल एशिया पैसिफिक ट्रेड पैक्ट इन 2017। आपको पता है कि यूएस ने तो दोनों से बाहर हो गया अपने आप को। अब तुम कहोगे सर ये तो गलत है सर, यूएस तो देखो तुम लोग कहने वाले हो अभी मुझे पता है कि सर आप तो कह रहे थे कमजोर कमजोर, यूएस तो इतना ताकतवर देश है, वो क्यों बाहर हो गया सर आरसीईपी से और इससे एशिया पैसिफिक ट्रीटी से? सही बात है कि नहीं? पूछोगे नहीं पूछोगे? नहीं पूछोगे, मैं भी नहीं बता रहा। तो उसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प पुल्ड हिज कंट्री आउट ऑफ ट्रांस पैसिफिक पार्टनर शॉर्टली टेकन आफ्टर द ऑफिस। ठीक है, मैं नहीं पूछो, मैं बता, हाँ पूछ रहे हैं नहीं पूछते मैं बताता भी नहीं। हाँ तो बेसिकली क्या सीन हुआ, यूएस का अलग सीन है। देखो तुम पता नहीं कैसे बच्चे हो, तुम्हारी क्लास में डाउट भी मैं ही पूछता हूँ, जवाब भी मैं देता हूँ। नाफ्टा इज नॉट एस्टेब्लिश। तो बेसिकली क्या सीन है कि अगर ऑल्दो यूएस की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है वर्ल्ड के अंदर, बट आपको इसके साथ साथ ये मानना पड़ेगा कि यूएस की इकोनॉमी के साथ साथ उसका ट्रेड डेफिसिट भी दुनिया के बहुत सारे देशों में बहुत ज्यादा रहता है। जहां चाइना के अंदर 420 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट, वहीं इंडिया के साथ 40 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट। आपको पता है कि नहीं पता है? वाली बात, यूएस को पैसा चुकाना पड़ता है हर साल, वो लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। एक सेकंड, और यूएस कम एक्सपोर्ट करता है। इसके बावजूद यूएस की इकोनॉमी स्ट्रांग है, क्यों? क्योंकि वो इन जगहों पे कम करता है, उसका पूरे वर्ल्ड में ट्रेड है। बट अगर वो आरसीईपी ज्वाइन करता तो इन कंट्रीज के साथ उसका फ्री ट्रेड हो जाता, और फिर वो ये कंट्री यूएस के मार्केट का फायदा उठाते, बहुत बड़े स्केल पे अपने प्रोडक्ट्स को वहां बेच के एक्सप्लॉइट करके यूएस की इकोनॉमी को। आया था समझ में? नहीं श्रुति ये नहीं है। श्रुति आपने जो पॉइंट का वो वाला क्यों नहीं है श्रुति, डाउट पहले सब पब्लिकली पूछो है ना, तब बताऊंगा बेटा, क्योंकि ये डाउट अच्छा है, इसका जवाब भी अच्छा होगा। इसके बाद आगे चलते हैं सर। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि सर आरसीईपी इजंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड डजंट कट अफेयर्स डीपली एज टीपीपी सक्सेसर। ठीक है ना, यानी ट्रंप ने भी संभाल लिया। सर वो ट्रंप तो कुछ नहीं करते सर इसमें, पीछे पूरी की पूरी लॉबी बैठी होती है सर ऑफिसर्स की, है ना। ये लोग हर डिसीजन खुद नहीं ले सकते सर। तो while China is already has a number of bilateral trade agreement, this is the first time China has signed up regional multilateral trade, है ना। श्रुति आप बेटा जब भेजोगे तभी जवाब दूंगा मैं उसका। आ गया श्रुति। तो श्रुति ने पूछा सर अगर हम लोग इंडिया को मौका नहीं दे रहे आरसीपी ज्वाइन करने का, तो ऐसा तो नहीं कि हम केवल इंडिया में बिजनेस कर रहे, तो अपन क्लोज मार्केट बना दें। क्लोज मार्केट बना देंगे तो हम वही मिस्टेक करें जो हमने 1951 से 1990 तक करी थी। नहीं बेटा, ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि हम आरसीईपी ज्वाइन नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बहुत सारे कंट्रीज के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। हमारे बहुत सारे कंट्रीज के साथ एफटीए है, हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रखा है, हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ अच्छा बिजनेस चल रहा है, हम अमेरिका के साथ अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बट उन प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं जिनमें हम चाहते हैं, और एफटीए में उनमें कर रहे हैं जिनमें हम चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज में टोटल फ्री ट्रेड है। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट और नॉट? आया समझ में सब लोगों को, है ना। इसीलिए तो हम लोग अपने मार्केट को बंद कहाँ कर रहे हैं। देन इसके बाद में सर ये पूरा तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा। देन इसका सिग्नेटरी ऑफ द डील हैज सेड दैट द डोर रिमेन ओपन फॉर इंडिया टू ज्वाइन इन द फ्यूचर। तुम तो कहोगे बेटे हम तो पर नहीं आएंगे, ठीक है। एंड इसके बाद आरसीईपी क्या करेगी वो हम सब पढ़ चुके थे। द आरसीईपी विल एलिमिनेट द रेंज ऑफ टैरिफ ऑन द इंपोर्ट विद इन 20 ईयर्स, सब पे से हटा देगी।
but it is possible for the new rule of origin which is officially defined where the product come from will have the biggest impact। आपको पता होगा ये क्या सीन है, यही सीन है जिसकी वजह से कहानी हो रही है कि इंडिया का नुकसान होगा। क्या होगा कि मानो ये सारे के सारे आरसीईपी कंट्री हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या हो रहा है ये समझना, अब आरसीईपी कंट्री के अंदर क्या हो रहा है कि अब इस कंट्री के अंदर यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट है, समझना सर अंडरस्टूड आई थॉट दैट बिकॉज समझ में सर वी आर इन सिलेक्टिव कंपटीशन ट्रेड, सब लोग यही करते हैं अदर्स जो हम कर रहे हैं। अब ये समझना ये एक प्रोडक्ट है कोई जिसके अंदर पार्ट बनने हैं, ध्यान समझना बहुत प्यारी चीज समझना, भगवान क्या बात है, एक पार्ट दूसरा पार्ट, क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, तीसरा पार्ट, अपनी तारीफ खुद ही कर लेता हूँ मैं, पर क्या करूँ, करनी पड़ेगी क्योंकि अच्छी चीज़ है, चौथा पार्ट, ठीक है ना। अब कोई प्रोडक्ट है जिसके अंदर ये चारों पार्ट लगने हैं जो चार अलग अलग कंट्री से आए, और एक कोई एक प्रोडक्ट, ये वाली बात है कोई प्रोडक्ट की, इसको मिटा देता हूँ। तो प्रोडक्ट इन चारों पार्ट से बन के किसी एक कंट्री में गया, यहाँ पे जिस एक कंट्री के अंदर वो प्रोडक्ट आया, एक पार्ट करके यहाँ से इसका लिया, इसका पार्ट लिया, है ना, इसका पार्ट लिया यहाँ पे, और इसका पार्ट लिया, और ऐसे करके प्रोडक्ट आया। तो उन्होंने देखा कि भाई इस कंट्री के अंदर जो प्रोडक्ट आया उसके अंदर जो चारों के चारों प्रोडक्ट्स थे, उस प्रोडक्ट के पार्ट थे, दे ऑल हैव ओरिजिन इन दोस कंट्री विच आर अंडर आरसीईपी। ट्रूथ और नॉट ट्रू? ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी गुड, है ना, ट्रू कि भैया ये चारों आरसीईपी के अंदर कंट्री थे, उन्हीं से पार्ट लिया है, वेरी गुड। बट अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आ गया जिस प्रोडक्ट के अंदर कोई एक पार्ट ऐसा हो गया जो कि बाहर के किसी कंट्री से था और जाके इसके अंदर जुड़ गया, तो वो कहेंगे साहब आपने जो प्रोडक्ट टोटल बना के भेजा, चाहे कार होगी, उसके अंदर एक पार्ट ऐसा है जिसका कंट्री ऑफ ओरिजिन आरसीईपी के बाहर है। आर यू गेटिंग इट? उसका एक पार्ट ऐसा है जिसका कंट्री ऑफ ओरिजिन आरसीईपी के बाहर है, क्योंकि उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन आरसीईपी के बाहर है इसीलिए उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी। आया समझ में? कहाँ चले गए? तो इसकी वजह से ये देश वाले क्या करेंगे, इसकी वजह से ये देश वाले ये प्रोडक्ट चाहे इससे हल्की क्वालिटी का और इससे सस्ता महंगा, ड्यूटी किस पे लगेगी? पूरे प्रोडक्ट, हो सकता है पूरे प्रोडक्ट पे आधे पे लगे, वो अलग बात है ना, है ना। तो बट बेटा ये नहीं पता, फुल प्रोडक्ट पे छोड़ो, इस पे नहीं जाएंगे, है ना, इतना इतना बात समझो। तो वो लोग क्या करेंगे कि उससे चाहे हल्के कलर का, मतलब हल्की क्वालिटी का और थोड़ा महंगा प्रोडक्ट उनके आसपास की किसी कंट्री में मिल जाएगा, तो दे विल प्रेफर नॉट दिस प्रोडक्ट बट, सॉरी कलर खराब हो गया, बट दिस प्रोडक्ट, सो दैट सारे के सारे अंदर ही अंदर रहें। आया समझ में सर? तो इससे इंडिया का नुकसान होगा, क्योंकि फिर इंडिया से वो लोग नहीं खरीदेंगे, साहब आपसे नहीं लेंगे सर। क्लियर है? कुछ भी हो ना हो, बताया तो इंडिया को नुकसान कैसे होगा, हमसे सामान नहीं खरीदेंगे, वो कहेंगे सर आप बाहर के हो। नहीं ले यार युक्ता, नहीं हुआ तो लेना ही पड़ेगा बेटा, पर कोशिश तो करेंगे, बहुत सारी कंट्रियां, हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ मिल जाएगा। नेट चला गया था क्या मानवी? सच्ची बताना, किस किसका नेट चला गया था इसलिए उसको समझ में नहीं आया? वो पता। तो इट्स अ गेन फॉर चाइना, एग्जैक्टली कुछ नहीं बेटा, रूल्स ऑफ ओरिजिन, द प्रोडक्ट मस्ट बी ऑफ ओरिजिन इन, ये क्या गंदा कर दिया, द प्रोडक्ट मस्ट बी ऑफ ओरिजिन इन द आरसीपी कंट्रीज। अगर किसी बाहर जगह से उनका ओरिजिन है तो क्या होगा सर, तो उसको वो लोग क्या ले लेंगे, उसके एक्स्ट्रा पैसे ले लेंगे, एक्स्ट्रा पैसे। हाँ मैं तभी देखो मैंने इतना अच्छा समझाया, एग्जैक्टली युक्ता, वेरी गुड। तो इंडिया के है ना इंजीनियरिंग प्रोडक्ट को दिक्कत आएगी बेटा, ये मुझे लगता है बहुत अच्छा समझाया मैंने, वाह वेरी गुड माना, वेरी गुड। So under RCEP, part from any member nation would be treated equally, which might give companies in RCEP countries an initiative to look within the trade region for the supply। ऐसे ही बोला मैंने पूरा का पूरा, ठीक है, बहुत ही गंदी लाइन बनाई, सॉरी। ठीक है, समझ में आ गई वाली बात पूरी? अभी क्लियर रहेगा वाला पॉइंट सबके लिए बेटा, हर प्रोडक्ट के लिए, जो जो प्रोडक्ट सामने आता जाएगा। तो सर ऐसे तो यूएस को भी नुकसान होगा, अरे यूएस को नहीं होगा क्योंकि यूएस पूरी दुनिया को बेच रहा है,
और वो जो बेच रहा है उन चीजों का इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन नहीं है, मिलिट्री आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, उनका इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन नहीं। लॉकहीड मार्टिन की जगह खरीद लो, क्या खरीदोगे तुम? हु इज लाइकली टू बेनिफिट, जैसे कि हमको पता है कि इससे वर्ल्ड का ट्रेड बढ़ जाएगा, ट्रेड बढ़ने के बाद में सारे के सारे कंट्री आसपास के उनको फायदा होगा, चाइना को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि चाइना का ओए मजा आ गया, बिजनेस मिलेगा, ठीक है। और इंडिया ने इसको क्यों छोड़ा? क्योंकि पहला एग्रीकल्चर, अगर हम देखा एग्रीकल्चर क्या होता है, एपेक्स बॉडी ऑफ प्लांटर ऑफ टी, कॉफी, रबर, कार्डेमम, पेपर, सेड की अगर आरसीबी ज्वाइन कर लिया तो उनका सेक्टर उड़ जाएगा। दूसरा ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल ने कहा भैया अगर आरसीबी ज्वाइन कर लिया चाइना बैकडोर एंट्री ले लेगा। आज हमारे देश में चाइना की कोई भी गाड़ी बिकती है? बताओ, कोई चाइनीज कार है हमारे यहाँ? कौन सी कंपनी चाइनीज हमारे यहाँ कार की? कोई सी भी नहीं, समझ रहे हो ना? तो ये फायदा होता है फ्री ट्रेड का। जापानीज, जापानीज तो दुनिया में यार, चाइनीज नहीं है हमारे यहाँ। क्यों? हम कहते हैं अबे पागल है, तुमसे कार भी ले ली तो हम पे क्या बचेगा? ऑटोमोबाइल सेक्टर हर देश की बैकबोन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। टेक्सटाइल, समझ रहे हैं सर? अगर आरसीबी ज्वाइन कर लिए इतने सस्ते सस्ते कपड़े आने लग जाएंगे, फिर आप सर है ना, किया जापान की है, किया चाइना की गाड़ी है, किया मोटर चाइना की है, एमजी हेक्टर चाइना की है। यार तुम तो बड़े बड़े हैवी ड्राइवर निकले यार, तुम तो बड़े बड़े कतई हैवी नॉलेज निकली भैया। तुम तो भैया कहीं महिंद्रा तो नहीं है भैया? महिंद्रा भी चाइना की हो हैं? चलो, टाटा भी चाइना, हाँ टाटा भी चाइना, टाटा भी चाइना। चलें आगे। इसके बाद स्टील, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री में चाइना, हम स्टील इंडस्ट्री में हमको वैसे ही पता है कि हम चाइना के ऊपर क्या लगाते थे। स्टील इंडस्ट्री के अंदर कौन सी चीज लगाते थे? क्या बोलते थे उसको? कौन सी ड्यूटी होती थी? जल्दी बोलना। डंपिंग लगाते थे, एंटी डंपिंग। वेरी गुड। ठीक है, अब आ रहा है पढ़ाने में मजा, तो जवाब आना चाहिए सामने से उड़ते उड़ते। काउंटर वेलिंग नहीं लगाते थे, एंटी डंपिंग लगाते थे, है ना। डेयरी प्रोडक्ट्स, है ना। देन इसके बाद में सर ये बहुत प्यारी चीज है सर। दूसरा, इंडिया कह रहा है कि इंडिया को, आप ये याद रखना प्लीज यार, ये पूछा जा सकता है और तुम गलती भी कर जाओगे, इसीलिए इंडिया को रेडचेट ऑब्लिगेशंस के अंदर आप एग्जामेशन दे दो, पर वो लोग रेडचेट ऑब्लिगेशन में इंडिया को एग्जामेशन नहीं दे रहे हैं। क्या मतलब होता है रेडचेट ऑब्लिगेशन के अंदर? A ratchet mechanism means that if a country sign a trade agreement with another country and removes and reduce tariff and quota, it cannot go back to them and bring more restrictive measures. मतलब एक बार तुमने हमसे कोटा कम कर दी तो उसके बाद तुम वापस कोटा या फिर दोबारा से ड्यूटी लगा नहीं सकते। और इंडिया क्या बोल रहा है? सर हमको अगर हम कम कर दिस तो आगे चल के हम दोबारा लगा दें, हमको ये चीज एग्जामेशन दो। पता पड़ा? तुम समझ रहे हो? हम कमिट, इंडिया वाले वो रिलेशनशिप चाह रहे हैं जिसमें कहते हैं देख कमिटमेंट नहीं चाहिए यार, अभी क्या है अपने को अभी वापस हो लेंगे अपन, अगर आपको पसंद नहीं आया तो। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, कमिटमेंट नहीं चाहिए भाई, वापस हो लेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो वो उनने के भाई साहब थोड़ी होगा। दूसरा, ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म। ऑटो ट्रिगर में क्या हुआ था सर? वही वाली बात कि अगर रोज के 100 प्रोडक्ट आ रहे हैं इंडिया में और 100 की जगह उन लोगों ने एकदम से प्रोडक्ट, नहीं समझ में आया बेटा? हाँ बेटा, दोबारा समझा दूँ, क्या बात है? कुछ नहीं, रेचेट मैकेनिज्म कुछ नहीं होता बेटा, कि मानो कि आरसीईपी में ट्रेड की डील हुई और इंडिया ने बोला कि आप लोगों को मैं 50% टैरिफ में माफी दूंगा, है ना। एक्सप्लेन विद ड्राइंग दिस पार्ट। अरे बेटे आदत लग गई ड्राइंग की, अब तुम कहाँ पढ़ोगे किसी और टीचर पे? अब तुम कॉलेज में भी हमसे क्या करोगे? सर वो ये लॉ में ये समझ में नहीं आया, ड्राइंग बता दो, ले हो गया काम। तो अब क्या हो रहा है, ड्राइंग से समझ लो दोनों चीजें। तो क्या, एग्री सेक्टर भी, एग्री सेक्टर भैया वहां से वो लोग सस्ता भेज देंगे उनके पास। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में दिक्कत क्या है? छोटे छोटे खेत, मार्जिन नहीं किसान के पास, वहां से वो भेजेंगे धूम धूम कबीबा, उड़ जाएंगे हम लोग। ये वाला समझो पहले। कौन सा वाला? रिचेट एग्रीमेंट क्या होता है? रिचेट एग्रीमेंट होता है, लेट मानो कि इंडिया ने कहा कि ये आरसीपी कंट्रीज हैं ये सारे के सारे, इंडिया ने कहा कि मैं आप लोगों के यहाँ से पहले मेरे यहाँ सामान पे मैं लेता था 40% ड्यूटी, ठीक है। आरसीपी के अंदर वो ड्यूटी हमने माफ कर दी, यहाँ पे हो गई ड्यूटी 10%, ठीक है। दैट इज विद आरसीपी, विद आरसीपी, ठीक है ना। अब ये हो गई ड्यूटी 10% हमने कर दी। बट क्या हुआ, जैसे हमने ड्यूटी 10% करी हमको बहुत ज्यादा नुकसान होने लग गया, तो हमने रेचेट एग्रीमेंट में कही साहब हमको ज्यादा नुकसान हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, हम इस ड्यूटी को 30% कर दे रहे हैं। तो एग्रीमेंट में भी रह गए 30%। हमने कहा नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, एक बार 10 हो गई तो हो गई। आया समझ में?
जल्दी जल्दी हाँ ना बोलो, जल्दी बोलते, तुम लोगों की गलती नहीं है। इंटरनेट पे पढ़ाता हूँ, मैं चाहता हूँ बच्चा क्लास की तरह हाँ बोले, तो उतनी दूर से जम्मू कश्मीर से, केरला से, झारखंड से हाँ आ रही है, समय तो लगेगा। ठीक है, तो रिमूव है ना। एंड दूसरा सर, ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म, ये बड़ा प्यारी चीज होती है सर। ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म मतलब क्या होता है सर, इसमें क्या होता है सर, ऐसा समझो कि अब बेसिकली ये आरसीपी कंट्रीज हैं सारे और ये इंडिया है। तो अब यहाँ पे क्या सीन है सर कि यहाँ पे सीन है कि अरे अरे यार पूरा मिट गया, इतनी अच्छी चीज बनाता हूँ मैं, पूरा मिट जाता है पार्शियल। अब यहाँ पे क्या सीन है कि अगर डेली इतना सामान आ रहा है, कितना आ रहा है, इतना सामान डेली इतनी जगह से सामान आ रहा है, इतना इतना, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो ड्यूटी। ठीक है ना, इतनी जगह से सामान आ रहा है तो नो ड्यूटी। बट उसके बाद क्या हुआ सर, एकदम से अगर सामान की रेंज इतनी जगह से आने से बढ़ के यहाँ से भी सामान आने लग गया, बहुत सारा सामान आने लग गया, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा, और बहुत सारे लोग प्रोडक्ट हर रोज इम्पोर्ट होने लग गए, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑटो ट्रिगर कर देंगे, ड्यूटी अपने आप शुरू हो जाएगी। ऑटो ड्यूटी स्टार्ट, कि अगर डेली के 100 की जगह 500 की जगह जैसे ही तुम्हें 600 प्रोडक्ट दिखे, लगा दो ड्यूटी। आया समझ में? हाउ मच दीज पिक्चर्स हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स ऑन a scale of 1 to 10? Be very much clear to me, बिकॉज मैं फिर मतलब आई एम नॉट आस्किंग फॉर द सेक ऑफ कि मेरी तारीफ करो, मेरा फ्यूचर डिपेंड होता है इन पे। अगर तुम लोग रिव्यू अच्छे देते हो तो मैं उसके बाद कुछ प्लान कर लेता हूँ। क्या बात है। बहुत सुंदर बात है दोस्तों, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है ना, बहुत सुंदर। तो इसका फायदा हमको आगे चल के बहुत होगा जिंदगी में। हम जब किताब लिखेंगे तो पिक्चर ही पिक्चर होंगी, पिक्चर ही पिक्चर बना बना के हाथ से ड्राइंग, आईपैड पे किताब छापती पढ़ाई की। चलो ये हो गया। देन इसके बाद में, टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स अलोन अकाउंट फॉर अ क्वार्टर ऑफ इंडियाज नेशनल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, और वो रुक जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है आरसीपी भी तुम लोगों को पूरा समझ में आ गया। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? क्या बात है तनिष, बहुत बढ़िया। रिवीजन में केवल एक बार ड्राइंग देख लो, सब याद आ जाता है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, आए नजारे हम। चले सर आगे। एग्जैक्टली क्या बात है, किस बच्चे ने बोला ये? कौन बाला के, जिसने अच्छा बोला, लूपहोल वाला, अंशुमन हजारे का, वेरी गुड बड़ी, सबको भेजो। ये भी बहुत प्यारा पॉइंट है कि क्या होगा कि आरसीपी में दिक्कत क्या होगी कि ऑटो ट्रैकर हमने लगा दिया, मानो चाइना के पे, मतलब आरसीपी में एक कंट्री पे, वो दूसरे कंट्री के रास्ते से भेजना शुरू कर देगा हमारे यहाँ, फिर तीसरे कंट्री के रास्ते से भेजना शुरू कर देगा। समझ रहे हो, क्योंकि सारे कंट्री से फ्री है वहां पे तो हम पे। वेरी गुड। इसके बाद सर रोहिंग्या इशू, आसान छोटी मोटी बात है, बेचारे बहुत सालों पहले जाके म्यांमार में बसे, ब्रिटिशर्स बहुत सारी जगहों से बहुत सारे लोगों को अलग अलग कंट्रीज में लेके गए थे फॉर लेबर पर्पस एंड अदर थिंग्स। ये लोग जाके बसे वहां पे, माइनॉरिटी थे, दबाए भी जाते थे, ये भी लड़ते थे, दबाए भी जाते थे। 2017 के अंदर थोड़ी सी लड़ाई बढ़ी, रोहिंग्याज के कुछ लोगों ने वहाँ की वो पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया। उन लोगों को मौका चाहिए था, वो लोगों ने फुल थ्रॉटल अटैक करा वापस रोहिंग्यास पे। रोहिंग्यास वहाँ से निकल के वापस आए दुनिया में उन देशों पे जहाँ पे वो आ सकते हैं। पर मैंने जैसे ही शुरू में बताया था, आज की क्लास का मोटिव क्या था कि गरीब का कोई देश नहीं होता और कोई देश गरीब को रखना नहीं चाहता। तो अब रोहिंग्या भैया सीधे देखो ना, यूएई क्या बोलता है, किसी भी कंट्री को तुमको कहेगा गोल्डन वीजा दे रहा है अगर तुम पढ़े लिखे और काम के आदमी हो तो, या इन्वेस्टमेंट दे रहे हो तो। दुनिया का कोई भी देश तुम्हें बुला लेगा आज भी। अगर तुम कह दो कि कुछ नहीं सर मेरे पे 300 करोड़ रुपया है, तुम आप 300 करोड़ क्या, यू नेम द कंट्री, आप पे 100 करोड़ भी है तो यू नेम द कंट्री एंड यू विल बी अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। आर यू गेटिंग इट? यू जस्ट नेम द कंट्री। क्लियर? तो गरीब का कोई देश नहीं होता भाई, अमीर का देश होता है, सीधी बात है। एट द कोर ये दुनिया, ये सब कुछ दस्तूर से ऊपर रिसोर्सेज एंड पैसा है। तो चलो वापस आते हैं। तो अब क्या हुआ सर
तो इस सारे सीन के अंदर रोहिंग्यास बेचारे, यूएई गेव संजय दत्त गोल्डन वीजा, अरे कितने लोगों को दिया है। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि अब वो सारे लोग भाग के बांग्लादेश आने की कोशिश करे। बांग्लादेश की भैया क्या करे, बांग्लादेश, वो बांग्लादेश आते, बांग्लादेश कहता भैया मैं तो अपने लोग यहाँ हिंदुस्तान भेजता हूँ। तो वो सारे आ नहीं पाए जितने आ सकते थे, और बहुत सारे मारे गए रास्ते में, बहुत सारे मारे गए। कौन सा? एक सेकंड, एक सेकंड। पार्टी कोई इमरजेंसी तो नहीं है, क्लास चल रही है। हेलो, हाँ कोई इमरजेंसी तो नहीं है, क्लास चल रही है। ठीक है, हाँ सॉरी, सॉरी एवरीवन, सॉरी। तो ये हो गया सर, ठीक। तो उसके बाद अलग अलग जगह भी बचे मरते रहे, कहाँ कहाँ पे गए थे वो याद रखना है। फिर उसके बाद गाम्बिया को समझ में आया, गाम्बिया ने जाके इनके ऊपर केस कर दिया इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर। आंग सान सू की इमेज ऑल दो दुनिया के सामने अच्छी थी, बट इस बार थोड़ी सी खराब हो गई। आंग सान सू की कह रही है भैया क्या इमेज बचाती, और ये सब तो पुरानी बातें थी। अब तो वहाँ पे मिलिट्री की सरकार आ गई भी रहे, अब तो वहाँ के लोग वैसे ही पिट रहे हैं, ये भी पिट रहे हैं, सब पिट रहे हैं। तो उसके बाद रोहिंग्यास की बहुत स्थिति खराब हुई, बहुत खराब स्थिति में ये लोग वहाँ पे बांग्लादेश में रहना शुरू हुए। वहीं बांग्लादेश को भी एक समय तक इन पर रहम आया, और उसने भी इनसे कह दिया कि भैया एक थोड़ा आइलैंड है आगे चल के, तो अभी बारिश जब कम हुई थी तो वहां से समुद्र में दिखाई दिया था, तुम लोग वहीं जाके रहना शुरू कर दो। अब इंटरनेशनल लोग कह रहे हैं भैया मरवाओगे क्या इनको, डुबाना है, जाके नदी में, जाके नदी में बोट पलट दो, मर जाएंगे सारे, वैसे खत्म करो समुद्र में, है ना। आप ये भाषण चार आइलैंड के अंदर, वेरी गुड बजाज, ये भाषण चार, वेरी गुड। अभी मैं पूछने वाला था, तुम लोगों ने जवाब दे दिया, वेरी गुड। तो ये भाषण चार आइलैंड के अंदर आप इनको कैसे रखेंगे, है ना सर। रोहिंग्या के लोग, रोहिंग्या के लोग द खाके, बेटा ये क्या है ना। तो अब समझ रहे हो, तो भाषण चार आइलैंड से बेटा जमीन से थोड़ा ही ऊपर है, तेज बारिश थोड़ा सा ऊपर, वो डूब जाएंगे वो। तो अब वो उसमें रहने की उनसे कह रहे हैं। तो इस सब में बेचारे हम लोग इसीलिए क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग एक बात बोलते हैं हमेशा कि अपने स्टूडेंट से, खुद से भी, कि भाई जब बहुत दुखी होते हैं कि हाई जिंदगी खराब चल रही है, तो कहते हैं ज्यादा दुखी नहीं होना, क्योंकि हम क्या पैदा नहीं हुए एटलीस्ट यमन में पैदा नहीं हुए, रोहिंग्या पैदा नहीं हुए, उइगुर पैदा नहीं हुए, कुर्द पैदा नहीं हुए। बेटा वो तो जाएंगे ना बजाज, रोहिंग्या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। हाँ बेटा हो सकता है, सम कंट्रीज अलाउ इट, सम कंट्रीज डोंट। सीरिया में भी नहीं होंगे, अफगानिस्तान में भी नहीं होंगे। और अब जो बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 5,000 करोड़ रुपए की बात है। बोलूं अगली लाइन? हम लोग दुखी नहीं होंगे, कि हम लोग बिल्कुल दुखी नहीं होंगे कि हम इन सब जगहों पैदा नहीं हुए, पर हम सचेत रहेंगे कि अपने देश को इन सब जगहों में से किसी के जैसा बनने नहीं देंगे। आ रही है समझ में? इट इज़ वेरी गुड कि हम यहाँ सब जगहों पे पैदा नहीं हुए, बट इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम अपने देश को यहाँ सब जैसा बनने ना दें। और गलत को फैलने में और सही को दबने में बस एक ही चीज़ लगती है, पूछो क्या, कि सही घर बैठे, और बस गलत अपने आप फैल जाएगा। फॉर गुड पीपल टू बी इफेक्टिव, दे मस्ट बी एज मच ऑर्गेनाइज्ड एज द बैड पीपल आर। फॉर गुड पीपल बाय अब्राहम लिंकन। फॉर गुड पीपल to be effective they must be as much organized as the bad people are। चलो बहुत बढ़िया समझे तुम लोग, है ना। डायलॉग बन गया। हम बहुत अच्छा है कि इन सब देशों में पैदा नहीं हुए, बट बहुत सतर्क रहना है कि इन सब देशों जैसे हालात हमारे ना बन जाए। अगस्त 2017 a deadly crackdown on Myanmar army रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर, national described as a textbook example of ethnic cleansing। The country's leader Aung San Suu Kyi, once a human rights icon, repeatedly denied the allegation of genocide। Who are Rohingyas? UN Secretary General Antonio Guterres कहते हैं दे आर दुनिया के सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेट पब्लिक, बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। रोहिंग्या मुस्लिम्स आर रिप्रेजेंटेड लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स इन म्यांमार विद मेजोरिटी लिविंग इन रखाइन स्टेट, ठीक है ना। डिनाइज द रोहिंग्या सिटीजनशिप एंड एक्सक्लूड देम फ्रॉम
2014 सेंसस, म्यांमार ने इनको बाहर हटा दिया था, वैसे ही पहले से गलत हो रहा था, है ना। इट सीज देम एज इलीगल माइग्रेंट इमिग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है। एंड देन उसके बाद में इन 1917 रोहिंग्या हैव माइग्रेटेड अक्रॉस द रीजन इन साइंटिफिक नंबर, सिग्निफिकेंट नंबर, इधर से उधर भाग रहे थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक एग्जांपल? टेक्स्ट बुक एग्जांपल मतलब बिल्कुल प्योर, कि भाई जैसे किताब में लिखा है तो बिल्कुल वैसा ही हो गया, जैसे किताब में लिखा वैसे इतनी क्लीनिंग कर दी इनने। तो टेक्स्ट बुक एग्जांपल मतलब ये होता है कि भाई तुम तो कहते हैं ना, तुम तो क्या है, अगर कोई कहे कि भाई तुम तो पागल आदमी के बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जांपल हो यार, जैसा किताब में लिखी है बिल्कुल ल्यूनेटिक की डेफिनेशन, तुम तो बिल्कुल वैसी हरकत कर रहे हो, वाह। आया समझ में? तुम तो बिल्कुल कंजूस के टेक्स्ट बुक एग्जांपल हो, वाह कितने कनिंग हो तुम, कितना बढ़िया टेक्स्ट बुक एग्जांपल है। आया समझ में? सो व्हाई डिड दे फ्ली देयर होम्स, है ना, दे फ्ली देयर होम्स, जैसे कि रोहिंग्या आरसा मिलिटेंट लॉन्च डेडली अटैक पुलिस वालों के ऊपर, फिर पुलिस वालों ने जो वापस मारा उनको, वो गेम हो गया। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखें, दीज आर द विलेज, है ना, दैट इज इंटैक्ट, एंड दीज आर द विलेज विच आर डिस्ट्रॉयड। देख रहे हैं करीबन 288 विलेज डिस्ट्रॉय कर दिए गए सर इस पूरी जगह के अंदर, ठीक। इसके बाद रोहिंग्या अराइव इन बांग्लादेश, जैसे कि हमने बताया वो वहाँ पे रहने लग गए, पर उसके बाद भी वो उस उतने बड़े एरिया में वहाँ पे रह नहीं पा रहे थे। अकॉर्डिंग टू मेडिकल चैरिटी मर्सिडेंस जेट फ्रंटियर, एमएसएफ ने बताया कि वहाँ पे रोहिंग्या बहुत सारे मर रहे हैं। देन इंटरनेशनल रिस्पॉन्स इसके लिए क्या आया, आपको पता आईसीजे के अंदर स्मॉल मुस्लिम माइनॉरिटी कंट्री था गाम्बिया, ओआईसी ने उससे बोला था कि तुम केस करो उन पे जाके, उसने जाके केस कर दिया। द म्यांमार मिलिट्री नोन एज तदमादाओ, जो कि अभी वहाँ पे रूल कर रही है, उसने कह दिया हमने तो कुछ नहीं करा, हम तो बस बचाव कर रहे थे। आंग सान सूकी ने रिजेक्ट कर दिया एलिगेशन जिनोसाइड का, उसने कहा कि भैया हमने तो कोई जिनोसाइड नहीं करा। आईसीजे ओनली, ध्यान से इंपॉर्टेंट, while ICJ only rules on disputed between states and the International Criminal Court has the authority to try individual accused in war crimes, criminal immunity. The body approved a full investigation into the case of Rohingya Muslim in Myanmar in November. तो क्या होता है, जैसे कि हमको पता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करेगा, दो मेंबर स्टेट्स के बीच में काम करेगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो जो उसके अंडर में आते हैं, जो जो इन लोगों ने ट्रीटी साइन करी है, वहां के किसी क्रिमिनल को भी अपने यहाँ चार्ज वो कर सकता है, बुला सकता है। समझ में आया? दो पार्टीज मतलब दो दो पार्टीज मतलब, अरे कोर्ट में दो पार्टी नहीं होती, ये और ये पार्टी। अरे सनी देओल और चड्डा, चड्डा समझा ले इन लोगों को, ऐसे हथियार लेके घूमने के लिए नहीं होते, इनको चलाने के लिए मर्द का कलेजा चाहिए होता है, मर्द का। समझ में आ गया? वही दो पार्टी, ठीक। इसके बाद why aren't you in theater? I really appreciate your analogies। बेटा मैं खुद अपनी एनालॉजीज को अप्रिशिएट करता हूँ, वाह वाह चड्डा। तो इसके बाद जिस काम को आप एंजॉय करते हो ना जिंदगी में, उस काम को आप अपने आप अच्छा करते हो, नियम ये है। तुम में से आज भी जो भी लॉयर बनने जा रहा है ना, तुम लोगों को ना वकालत एंजॉय करनी पड़ेगी, तुम समझ रहे हो? मजा आना चाहिए तुमको वो काम करने में, मजा नहीं आएगा तो नहीं करोगे, मैं बता रहा हूँ। कितने लोग तुम में से ऐसे हैं, दिल से बताना, जो सच में वकालत एंजॉय करना चाहते हैं, कि सामने वाले वकील का धुआं उड़ा दूंगी जाके, वो पॉइंट बोलूंगी। समझ लो कि मैं जब गई कोर्ट में तो उसके धुआं उड़ जाएगा दिमाग से, मैडम पढ़ के कहां से आ गई तब, तब मजा आएगा काम करने में, राख बना देंगे। वेरी गुड, जज बनूंगा, बहुत बढ़िया। आई यू गेटिंग इट? जज बनूंगा तो फिर ऐसा जज बनूंगा कि कुछ भी हो जाए बिकूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। समझ लो ना? तो बेटा जो कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहता है वो कॉर्पोरेट में भी अच्छा काम करेगा, समझ रहे हो? तो जो भी करो, द पॉइंट इज तुमको मजा आना चाहिए उसमें बस। हाँ हाँ बस, वेरी गुड, क्या बात है। तो बस, तो ऑल्दो म्यांमार इटसेल्फ इज नॉट अ मेंबर, अरे क्या हो गया है? अच्छा वो वाली पेंसिल कर ली ना मैंने, शी 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 शी। हाँ, म्यांमार इटसेल्फ इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कोर्ट, आईसीसी रूल्ड हैड जुरिडिक्शन इन केस ऑफ बांग्लादेश, और जहां से उसने उसको कहा म्यांमार को कि केस चलाएंगे हम, ठीक है। जुडिशरी इज द, ये तनिष्क बेटा सबको भेजना, तनिष्क ये पब्लिकली भेजो और देखते हैं कितने लोग इससे वो होते हैं, क्या ताल्लुकात रखते हैं, भेजना, हम इस पे वोटिंग ले लेते हैं, सच्चाई सामने आती है, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग इन हैपनिंग टू द रोहिंग्यास नाउ, एंड बाय जुडिशरी आई मीन ऑल द कोर्ट्स, नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ऑल द लोकल कोर्ट्स जितने भी सारे होते हैं। हाँ पूछो तनिष्क।
व्हाट इज हैपनिंग इन रोहिंग्या राउंड ना, मिलियन ऑफ रोहिंग्या स्टिल बिलीव्स इन म्यांमार नॉर्दर्न प्रोविंस में जाके उनकी मार पड़ सकती है, तो वो जा नहीं रहे वापस। उनसे कहा जा रहा है रखाइन प्रोविंस इटसेल्फ इज अ साइट ऑफ ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्मी एंड रेबल्स, बुद्धिस्ट मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में, ठीक है। देन इसके बाद में व्हाट अबाउट रिफ्यूजी, दैट इज अनुदाय दैट इज कुप्टक्लोंग द लार्जेस्ट रिफ्यूजी सेटलमेंट इन वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू यूएनएचसीआर इज द होम ऑफ मोर देन 6 लाख रिफ्यूजीज, ठीक है ना। बहुत अच्छे एनजीओ के बहुत अच्छे लोग वहां जाके बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। इन मार्च 2019 बांग्लादेश अनाउंस दैट इट वुड नो लॉन्गर एक्सेप्ट रोहिंग्या फ्लीइंग म्यांमार। क्या करे यार, उसने मना कर दिया भाई, देखो तुम होंगे इस्लाम को धर्म को कबूल करने वाले, तुम मुसलमान हो, बहुत अच्छी बात है भाई, हम क्या करें यार। तो समझ रहे हो ना, एट द एंड ऑफ द डे मैं फिर बता रहा हूँ, कोई धर्म, कोई जात, कोई नस्ल, कोई रंग, कोई रिश्ता इंसान को इंसान की तब मदद नहीं करने के लिए मजबूर कर सकता जब दूसरा वाला मदद करने की स्थिति में खुद को परेशान पा रहा हो। आई समझ में क्या बोला मैं? कोई धर्म, कोई जात, कोई रिश्ता, कोई रंग, कोई नस्ल इंसान को इंसान की तब मदद नहीं करवा सकता जब मदद करने वाला मदद करते समय अपने आप को इतना सा भी परेशान पा रहा हो। आया समझ में? बहुत प्यारी बात थी, बहुत प्यारी, 200 रुपए की बात थी। क्लियर? तो इसीलिए पहले अपने आप को ताकतवर बनाओ। वाह 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 वाह, बजाज बहुत बढ़िया। देयर इज नो करप्शन इन जुडिशरी, इट इज इररिलेवेंट ऑफ। चलो आगे चलते हैं, बिल्कुल सही, जुडिशरी करप्ट नहीं है। देन इसके बाद में भाषाचार आइलैंड, ठीक है। भाषाचार ऑल्सो नोन एज छारपिया इज एन आइलैंड इन हतिया बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। देन इसके बाद में in 2015 the Bangladeshi government suggested resettling Rohingya refugee to this under its Ashiana project। तो वहां जाके सेटल होने की बात हो रही है, बट आपको पूरी कहानी मैंने बता दी तो समझ में आ गया, ठीक है सर। तो रोहिंग्या क्लियर हो गया। ये वाला टॉपिक मैंने क्लास तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, ज्यादा बड़ा नहीं था, और ये टॉपिक भी तुम लोगों ने पढ़ लिए होंगे, तो इसमें तुम्हें दिक्कत नहीं आई होगी। और ये हमको डिस्कस करना था, पर ये हम लोग अभी अभी डिस्कस करें कि पहले ऊपर वाला डिस्कस कर लें? ऊपर वाले दोनों तुम लोगों को समझ में आ गए थे, लीगल वाले? नहीं तो हम कल की क्लास में भी डिस्कस करते थे, क्योंकि कल की क्लास में हम लोग और नोट्स नहीं भेजेंगे, है ना। कल की क्लास में और रिवीजन नोट्स नहीं होंगे, यही कल की क्लास के रिवीजन नोट्स हैं। अगर इतना रिवाइज कर लिया तो बहुत है, क्योंकि पुराना भी रिवाइज करना है ना। हाँ चलो डन है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा पढ़े सर। आज एक सर इफ एटलीस्ट करप्ट इट्स रॉन्ग। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो बेटा, प्रार्थना। चलो बहुत बढ़िया, सब लोग अपना बहुत ध्यान रखो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। एक सवाल सर? हाँ सर, दो पूछिए। पढ़ाऊंगा योग्यता, पढ़ाऊंगा। हाँ बेटा, टाइम टाइम डिसाइड कर लेंगे हम लोग साथ मिलके, सब लोग सैटरडे का, कोई इशू नहीं है। हाँ जी सर, आदर्श। अरे यार, वही नोट्स में था ना। हाँ ठीक है, बजाज कल पढ़ाता हूँ पक्का, ठीक है। बजाज कल क्लास में पहला पॉइंट टॉपिक वही कराऊंगा सर। आज की क्लास का वीडियो बेटा, आज की क्लास का वीडियो कल सुबह तक मिल जाएगा पक्का, पक्का कल सुबह तक मिल जाएगा। अंशुमन यार, तारीफ हमेशा सबके सामने करनी चाहिए, थैंक यू वेरी मच। Sir, when will you teach the topic on social media platforms that are being banned in India? Is that topic relevant? अभी अभी बैन कहाँ हो रहा है, अभी बातचीत चल रही है ना, अभी होने दो, लेट द स्टोरी कंप्लीट, उसके बाद पकड़ते हैं, चलने दो अभी, है ना। अब आई ना बढ़िया बात। अंशुमन, अंशुमन असम से कह रहे हैं कि आज की क्लास उनको बहुत अच्छी लगी, और वो ये भी कह रहे हैं असम से अंशुमन
कि अंशुमन की चिट्ठी आई और वो कह रहे हैं कि आजकल मैं क्लास टाइम पे अपलोड कर रहा हूँ, तो उनको ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अंशुमन को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अंशुमन जो कि असम से चिट्ठी भेजे हैं, ऐसी मैं क्लास में बुला करूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, अच्छे से रहिए। अपने अंदर ऐसी, सर द नोट्स एंड क्लासेस आर बीइंग अपलोडेड ऑन टाइम, रियली थैंक यू। मानवी बेटा, मानवी कहाँ से कह रही हैं, पता ही नहीं। हर्षिता कलकत्ता से थैंक यू कह रही हैं। अपना सब कलकत्ता वासी और नॉर्थ ईस्ट के लोग, ईस्टर्न इंडिया के लोग अपना ध्यान रखें, क्योंकि तूफान है, बारिश है। ठीक है, मानवी दिल्ली से कह रही हैं कि क्लास उनको बहुत अच्छी लग रही हैं और मैं अपलोड कर रहा हूँ क्लासेस टाइम पे। मानवी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं। सुशील कुमार का इशू बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, थैंक यू वेरी मच। श्रुति झारखंड से, रांची से कह रही हैं कि उनको क्लास बहुत अच्छी लगी, थैंक यू श्रुति। चलो, सब लोग अपना बहुत ध्यान रखो, बहुत खुश रहो, बढ़िया रहो, चिल मारो। आज रिवीजन नोट्स भी टाइम से दिए थे, थैंक यू वेरी मच बजाज, थिंक मानव रेडियो। बिल्कुल सही। चलो, थैंक यू वेरी मच गायत्री, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अंकित। कोई बात नहीं बजाज, कोई बात नहीं, है ना, अब कर लियो, कोई इशू नहीं। चलो, सब लोग अपना ध्यान रखो, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुक्रिया, जय हिंद, शुभ रात्रि। नो, थैंक यू वेरी मच डेल। और आप में से आपके जो भी दोस्त हों जिनको आप लोगों को रिकमेंड करना हो, याद पढ़ाऊंगा, रिकमेंड करना हो क्लास, आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय मातृभूमि। चलो।